अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज है 25 जुलाई। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। और ये तारीख आज इसको मेंशन करना क्यों कर ज़रूरी हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि जनरल इलेक्शंस को 1 साल हुआ और आज ही की तारीख में क्या कुछ हो रहा है जनाब। ये हो रहा है कि एक तरफ तो PTI मना रही है यौम तशक्कुर और दूसरी तरफ है अपोजिशन इत्तेहाद, अपोजिशन जमातें ये मना रही हैं यौम सियाह। अपोजिशन मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेगी, ऐसा ऐलान किया था, ऐसी तैयारी की गई है। PTI आम इंतखाबात का पहला साल मुकम्मल होने पर बड़ी मुतमईन है और दौरे अमेरिका पर खासी खुश दिखाई दे रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हुकूमत के कुछ लोग हमसे राबिते में हैं। उन्होंने ये बात किस मामले पर कही भाई? चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के बारे में। उन्होंने अपोजिशन कामयाब होगी और अपोजिशन का एक मुत्तफ़िका उम्मीदवार ही चेयरमैन सेनेट बनेगा, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन चूंकि इससे पहले मैं दौरा अमेरिका की बात कर रही थी, तो दौरा अमेरिका पर भी बिलावल भुट्टो ने जब तनकीद की तो खुलकर तनकीद की और जिन मामलात पर उन्होंने हिमायत की तो खुलकर हिमायत की। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्की मफाद में हुकूमत पाकिस्तान इसको दुनिया से जोड़ने की काविशें कर रही है, इसकी सबको हिमायत करनी चाहिए। और बात बहुत मस्बत भी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को लगता है कि बिलावल इमरान खान से कुछ गलत उम्मीदें लगा रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जी ये बचपना है उनका या वो बच्चे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं। तो इसके ऊपर भी खासी बहस रही कल से लेकर आज तक में। कुछ लोगों को लगा कि ओ ये तो फुट सी पड़ रही है, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ज़िंदगी में शायद पहली बार उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में जाके और इस तरह से बात की थी। बहरहाल हम ज़रा आपको एक स्पोर्ट्स के बारे में भी अपडेट दे दें। क्या होने जा रहा है? PCB क्या करने जा रही है? PCB ने कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए क्रिकेट कमेटी का इजलास तलब किया है 2 अगस्त को, और इसमें सरफराज अहमद होंगे, मिकी आर्थर होंगे, साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भी होंगे। इनको शिरकत की दावत दी गई है। इनसे सारी सूरत हाल पर बात की जाएगी और सिर्फ कौमी टीम ही नहीं, पाकिस्तान की जो विमेंस टीम है और इसके अलावा जो अंडर 16 और अंडर 19 टीम की कारकर्दगी है, इस सब का भी जायजा लिया जाएगा। इनके कोचेस भी होंगे, इनके टीममेट्स भी होंगे, इनके कैप्टन भी होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन आज नया दिन किन टॉपिक्स पर है और किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू के साथ किन मेहमानों से होगी आपकी मुलाकात, ये जानेंगे आप जरा नया दिन की टॉप स्टोरीज में। इलेक्शन को 1 साल गुजर गया, क्या पाकिस्तान में तब्दीली आ गई? मुल्क के अवाम कितने खुश, कितने पुरुमीद? क्या महंगा हुआ, क्या हुआ सस्ता? प्रोग्राम नया दिन में होगी आज मुकम्मल गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर 65% शहरी PTI के हक में, 35% हुए नाखुश। ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से स्पेशल बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा। कराची में वंडर ट्री नामी कंपनी ने नए गेम्स मुतारिफ करा दिए। स्कूल और हॉस्पिटल्स में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा। लाहौर में ख्वाजा सराओं ने फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी। बाइज्जत रोजगार कमाने पर खुश। खाना पकाने से डिलीवर करने और मार्केटिंग तक सारे काम ख्वाजा सरा ही संभालते हैं। डायरेक्टर प्रोग्राम ख्वाजा सरा सोसाइटी मून से होगी तफसीली गुफ्तगू। नया दिन में कहेंगे खुशामदीद। और सबसे पहले आज का अहम मौजू 25 जुलाई ही है। आज ही की तारीख है। जिस तरह आज हमने आगाज में भी गुफ्तगू की थी कि 2018 यानी इंतखाबात का दिन 1 साल पहले आज ही के दिन आपने देखा था कि मुल्क भर में शहर की सूरत हाल क्या थी कि आवाम सड़कों पर थे, घरों से निकले थे लोग। अपने महंगाई का खात्मा हो, उनकी किस्मत बदल जाए, कहीं से बेहतरी की उम्मीद हो, रोशनी दिखाई दे, मुल्क के लिए एक उम्मीदवार मुंतखब कर रहे थे। अपने लिए अपना नुमाइंदा यूं कहिए कि मुंतखब कर रहे थे, यानी अपनी कीमती वोट से तब्दीली लाने के लिए लोग कोशिशें कर रहे थे और तहरीके इंसाफ को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, इसीलिए उनकी हुकूमत है। आज ही के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने आम इंतखाबात में कामयाबी समेटी और हुकूमत बनाई। लेकिन क्या 1 साल बाद मुल्की हालात बेहतर हुए? यही जानने के लिए हमने सोशल मीडिया पर एक पोल करवाया और लोगों की राय जानने की कोशिश की। पोल में 17,000 से भी ज़ायद अफराद ने हिस्सा। 11,000 अफराद का कहना था 1 साल में बेहतरी आई। 6,000 से ज़ायद लोग जिन्होंने अपनी आरा हमें दी, हुकूमती कारकर्दगी से नाखुश दिखाई दिए। ये तो पोल आपको दिखाया,
और जब जिक्र करते हैं मुल्की तरक्की का और उसमें हर शोबे में अहम किरदार अदा करने वाली ख़वातीन का, तो एक साल कबल आज ही के दिन हमने देखा था कि वही उम्मीदें लेकर, वही आस लेकर हमारी ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन बाहर निकली थी। हर शहर की सूरत हाल ऐसी थी, ख़वातीन बाहर निकली थी, टर्नआउट बहुत अच्छा था, पोलिंग स्टेशंस पहुंची थी, वोट कास्ट किया था, यानी हक़ राय दही का इस्तेमाल किया था। ख़वातीन मुल्क की कहना चाहिए वो मईशत हो, सियासत हो, 51%। यस, और उसमें हम देखते हैं कि बहुत बहुत पर्टिनेंट रोल है उनका। आपको जरा दिखाते हैं, याद दिलाते हैं किस तरह हमारी ख़वातीन मुल्क को तब्दील करने के लिए, हालात को तब्दील करने के लिए बाहर निकली थी। That's what I'm thinking कि पाकिस्तान में चेंज है। पाकिस्तान अच्छा पाकिस्तान बनना चाहिए। जो भी पाकिस्तान के हक में बेहतर हो वो हो। पॉजिटिव पाकिस्तान। लाहौर में समा ने ख़वातीन से पूछा कि एक साल पहले लाइन में लगकर वोट दिया था, अपना वोट आपने कास्ट किया था, और फिर उसके बाद में जो आपने तब्दीली का ख्वाब देखा था उसकी ताबीर आपको मिली, या ताबीर तक पहुंचने में आपको अभी भी दुश्वारियों का सामना है? क्या वाकई जो तब्दीली का नारा था वो आपको सच दिखाई दिया? ख़वातीन ने पूरी तरह से अपनी राय का इजहार भी किया। और उन्होंने किरण बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया टैक्स से मुताल्लिक। उन्होंने कहा कि टैक्स देना चाहिए, और इमरान खान से मुताल्लिक कहा थोड़ा और वक्त उन्हें देना चाहिए। क्या उनका कहना था, आपको सुनवाते भी है। तब्दीली कम से कम ये नज़र आई है कि कोई ईमान वाला है कि जो इस मुल्क में कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करने दे। तो अभी वो अमेरिका गए हैं तो हमें क्या क्या खबरें आ रही हैं, देखें। आज तक से पहले नवाज शरीफ जाते थे, कभी आज तक हमें कुछ चीज़ खबर मिली है? कुछ नहीं मिला ना। वो उन्होंने एक एक चीज़ बताई है, कोई पैसे मांग के वहाँ से डॉलर लेके वो नहीं आए। कम से कम उन्होंने जाके बात की है इंसानों वाली। खान साहब की कारकर्दगी वो तो बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट है। मैं कहती हूँ ये अगले 5 साल भी यही खान साहब रहे। अभी तो देखिए वो ट्राई कर रही है हम पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, और हमें इतना पता है कि वो करप्ट नहीं है, वो करप्शन नहीं कर रहे, पैसा अपनी तरफ नहीं रख रहे नवाज शरीफ की तरह। इंशाल्लाह अभी तो हम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका साथ देना है। इंशाल्लाह 2-3 साल में ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। अभी हम सब ने उनको सपोर्ट करना है और हम इमरान खान के साथ हैं। मेरा जहाँ तक आइडिया है कि भाई आप इनको टाइम दें। टाइम, जब आप तक टाइम नहीं देंगे ये लोग कैसे अपना वो करेंगे? जी टैक्स लग गए, टैक्स लग गए, टैक्स लग गए। व्हाट इज़ द मीन्स इस टैक्स लग गए? टैक्स लग गए मीन व्हाट इज़ द मीन? मेरा ये कहना है कि भाई अगर टैक्स लगे हैं तो टैक्स वही लोग पे कर रहे हैं। अगर आप 3000 का 5000 का सूट ले रहे हैं, अगर आप अपनी हुकूमत को 200 रुपये या 300 रुपये देंगे तो इससे आपका मुल्क की तरक्की करेगा ना। चेंज ये नज़र आया, थोड़ा जस्टिस नज़र आया, थोड़ा बल्कि ज़्यादा ही आया, और जो करप्शन है वो कंट्रोल होती हुई नज़र आई है। जो चीज़ें नवाज शरीफ के दौर में नहीं थी वो अब होती हुई नज़र आ रही है। टैक्स दे, इमरान खान को वक्त दें, हुकूमत को वक्त दें, ये तो उन्होंने कहा। लेकिन जब हम महंगाई की बात करते हैं, और एक बात और भी मैं मेंशन कर दूं कि हमने जो सर्वे किया था वो भी हमने आपके सामने रखा, और हमने एक शहर की बात भी, कुछ शहर की बात भी आप लोगों के सामने रख दी। ख़वातीन की आरा पर मुश्तमिल। अच्छा किरण, जब भी महंगाई का तज़किरा करते हैं वो आटा, दाल, चीनी, सब्जी, फल, बसों का किराया, स्कूल की फीस, कुछ भी हो, महंगाई का तज़किरा हो, जवाब एक ही मिलता है, पेट्रोल प्राइस बढ़ी थी ना इसलिए महंगाई हुई है। क्योंकि लोग कहते हैं कि पेट्रोल का इम्पैक्ट प्रोडक्ट के ऊपर, दीगर सर्विसेज के ऊपर जरूर आता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गुज़िश्ता साल 25 जुलाई से लेके अब तक पेट्रोल की कीमत में क्या उतार चढ़ाव आया। महक असलम ये सब बताएंगी। आपको बताएं कि जुलाई 2018 में पेट्रोल की कीमत 95.24 रुपए रही। अगस्त की बात की जाए तो अगस्त में इस कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई। सितंबर में 2 रुपए 41 पैसे का रिलीफ मिला। अब अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर में भी कीमत यही रही, जबकि नवंबर में फिर से महंगाई का तूफान आया और पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो गया। दिसंबर में 2 रुपए और जनवरी 2019 में 4 रुपए 86 पैसे सस्ता हुआ। अब बात करते हैं फरवरी की। फरवरी में 59 पैसे सस्ता मिला और मार्च में 2.51 पैसे और अप्रैल में 6 रुपए महंगा हो गया। मई की बात की जाए तो मई में 9 रुपए 53 पैसे, जून में 4 रुपए 26 पैसे का इजाफा हुआ और जुलाई 2019 में तो कीमत नहीं बढ़ी, अलबत्ता गुज़श्ता साल इसी माह
55 रुपए 24 पैसे फी लीटर में मिलने वाला पेट्रोल अब 112 रुपए 68 पैसे में फरोख्त हो रहा है। तो जनाब, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों को बढ़ा देता है। ये जान लेते हैं कि 25 जुलाई 2018 से लेके अब तक आटा, दाल, चीनी, घी, दीगर प्रोडक्ट्स क्या क्या कुछ कितना महंगा हुआ या फिर सस्ता, और यही सब कुछ हमें बताएंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद। जी, आज 25 जुलाई है और ठीक एक साल पहले आज ही के दिन मुल्क में आम इंतखाबात हुए थे और अगस्त 2018 में पीटीआई की हुकूमत बनी थी और इमरान खान की सरबराही में सियासी तब्दीली आई थी। लेकिन एक साल के दौरान आम आदमी की ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई है उसका अंदाज़ा हम लगाएंगे। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की जो कीमतें हैं उसमें कितना इजाफा हुआ, अगर आटा, दालें, चीनी, घी और मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो उसमें कितनी तब्दीली आई कीमतों में। आप देखें कि एक साल में जो दालें हैं मुख्तलिफ, उनकी कीमतों में 13 रुपये से 56 रुपये फ़ी केजी तक इजाफा हो चुका है, जिनमें दाल मूंग, दाल माश, दाल मसूर और दाल चना शामिल हैं। और 10 केजी का जो आटे का जो थैला है उसकी कीमत में 40 से 50 रुपये इजाफा हुआ है एक साल के दौरान और इसकी कीमत 425 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है। और अगर आप चीनी की कीमत देखें 17 रुपये पर केजी इजाफा हुआ, 72 रुपये तक पहुंच गई। और साथ ही साथ खाने पीने के खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो घी है, जो लूज़ जो लोग यूज़ करते हैं, वो 20 रुपये पर केजी इजाफा हुआ है। और मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो हमारी जो मार्केट में बात हुई उनका ये कहना था कि 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये फ़ी सेट इजाफा हुआ है कीमत में। और इसी तरह अगर गाड़ियों की कीमतों का जायज़ा लें तो जो 800 सीसी की जो गाड़ी है उसकी कीमत में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पिछले एक साल में इजाफा हो चुका है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर हम ये देखें कि वजह क्या थी इन कीमतों में इजाफे की, तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रुपए की कदर है डॉलर के मुकाबले में वो 32 रुपये से 33 रुपये तक गिर चुकी है एक साल में। और एक साल पहले 126-27 रुपये का था जो डॉलर है, वो अब 160 रुपये से ऊपर जा चुका है। और दूसरी मेन वजह यह है कि मसरूई महंगाई भी है मुल्क में। लोग तब्दीली के नाम पर भी अपनी चीज़ें जो है वो महंगी बेच रहे हैं, हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि वफाकी हुकूमत को आप मुकम्मल तौर पर ब्लेम नहीं कर सकते, प्रोविंशियल लेवल पे भी प्राइसेस कंट्रोल करना होती हैं, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपना रोल प्ले नहीं कर रही। प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं उनको फाल करने की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में महंगाई में कुछ कमी आ सकती है। अगर महंगाई के मजमूई आदादोशुमार का जायज़ा लें तो IMF का ये कहना है कि इस साल महंगाई में इजाफे की शरह जो है वो 13% तक रहेगी। लेकिन स्टेट बैंक का भी ये कहना है कि 11 से 12% तक ये हो सकती है, लेकिन एक साल के बाद महंगाई में कमी आना शुरू होगी और 2 साल बाद तकरीबन महंगाई काफ़ी नीचे आ चुकी होगी। ये हुकूमती जो ज़राए हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उनका ये कहना है। तो आम आदमी के लिए यही है कि पैवस्ता रहे शजर से, उम्मीद बहार रख। बहारक शकील, बहुत शुक्रिया आप साथ मौजूद और आपने भी ना तर्जुमानी की लाहौर की उन खवातीन की जिन्होंने कहा इमरान खान को और वक्त देना चाहिए। लेकिन क्या अदनान आदिल साहब भी आपके इस जुमले से मुत्तफिक हैं या नहीं, तो उन्हीं से बात करेंगे। अदनान साहब गुड मॉर्निंग। इत्तेफाक करते हैं, मैं पहले बता रही हूँ गुड मॉर्निंग। अच्छा अदनान साहब, हम देखे बात करेंगे पेट्रोल प्राइस कितनी बढ़ी इस एक साल में और महंगाई में कितना इजाफा हुआ। पेट्रोल जो कि 95 रुपीज़ था अब हो गया 125 रुपये और महंगाई में औसतन जो इजाफा हुआ है वो 11 to 12% है। सर इसका मतलब है कि पेट्रोल तो ज़्यादा महंगा हुआ, महंगाई तो कम हुई है, मतलब कम ज़्यादा हुई है। देखिए ये 111-12 तक पहले भी गया था नवाज शरीफ साहब की दौर में, और ये असल बात ये है कि आलमी मंडी से मुंसलिक हैं इसकी कीमतें। ये सही है कि हुकूमत भी बहुत टैक्स लगाती है पेट्रोल पे, लेकिन आलमी मंडी में इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, इसलिए हमारे मुल्क में भी। और अभी आपके जो रिपोर्टर बता रहे थे कि 12-13% महंगाई रहेगी, लेकिन शमशाद अख्तर जो कि पहले गवर्नर स्टेट बैंक थी और अब मुआवने खसूसी हैं वज़ीर आज़म की, वो कह रही हैं कि महंगाई इससे भी ज़्यादा हो सकती है, 18% तक हो सकती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब से खान साहब की हुकूमत आई है महंगाई में ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अदनान साहब शकील ने यह भी कहा कि ज़्यादा ब्लेम हम सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं कर सकते। कुछ जो प्रोविंशियल सेटअप में जब प्राइस कंट्रोल कमेटीज काम नहीं कर रही और तब्दीली के नाम पे, टैक्स के नाम पे जो मुनाफाखोरी हो रही है, वो भी एक बड़ी वजह है इस महंगाई की। जी बिल्कुल है। आप देखिए लाहौर के कुछ इलाकों में आम जो है 80 रुपये किलो मिल रहा है और कुछ में 150 रुपये किलो मिल रहा है, वही आम है। तो पोश एरियाज़ में ज़्यादा महंगा है और जो लो इनकम एरियाज़ हैं वहाँ सस्ता है, या कुछ और ऐसे इलाके। तो असल बात यह है कि जो हमारा मजिस्ट्रेसी निज़ाम है वो ज़्यादा मुअस्सर नहीं रहा। जी जी, तो फिर भी तो अदनान साहब, जी जी, मैं कह रही हूँ कि ये आम जो तस्करा है ना,
ये ख़ास का तस्करा है। मुझे ज़रा आम आदमी के बारे में बताएं कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो फिर आम आदमी कहाँ देखे। एक साल पहले जिसने बहुत सारे ख्वाब देखे, वोट दे दिया, खुश भी है किसी न किसी महाज पर, जाहिर है हुकूमत की कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, उन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो एक कंसर्न है ना और जो तनकीद का मौका है, जो अपोजिशन को बाकायदा मौका मिला है ना जिसके ऊपर बात करने का और बैश करने का, तनकीद करने का, तो ये महंगाई है, वो एक आम आदमी के बढ़ते मसाइल ही हैं। और अगर इस मामले में पीटीआई कुछ नहीं कर सकती तो फिर कौन कुछ कर सकता है? किरण, आप तो खुद बहुत बड़ी सियासी तजिया निगार हो गई हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मैंने अभी भी आम आदमी की बात की और ये बिल्कुल गैर सियासी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, आम का तो मैं इसलिए कह रहा था कि आज बारिश बहुत तेज हो रही है, तो आज तो आम खाने का दिन है लाहौर में। भिजवा दीजिए। बात ये है लाहौर में दिन है, वहाँ जाना पड़ेगा। लाहौर से भिजवा दीजिए, कोई बात नहीं है। जरूर भिजवा देते मैं खा के जज़ाकल्लाह खैर कह दूंगी। अनवर टोल भिजवाएं या चौंसा भिजवाएं, आप दोनों भिजवा चलेगा। मैं और शिव मिल बांट के खा लेंगे। सही है, पहले ठंडा फिर गर्म, है ना। अच्छा, ऐसा है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि लोगों की हकीकी आमदन कम हो गई है, जो रियल परचेजिंग पावर है ना वो कम हुई है, 10 से 20% कम हो गई है तकरीबन। घी महंगा, दालें महंगी, और मार्केट्स खाली, हर चीज़ जो आम नहीं, मेरा नहीं ख्याल के खाली है। लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा बुरे हालात नहीं हैं। बाज़ मुल्कों में आप देखिए हज़ारों फीसद तक इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अच्छा जी, याद आया, मुझे घबराना नहीं है, ठीक है अदनान साहब, समझ घबराना नहीं है, बस असल बात यही है। वैसे अदनान साहब, मुझे लग रहा है कि मर्द तो थोड़े बहुत घबरा रहे हैं, खवातीन बिल्कुल नहीं घबरा रही। वो कह रही हैं कि टैक्स भी दें और थोड़ा टाइम भी दें। और अदनान साहब, बिल्कुल खवातीन की आरा से जब हम मुतालिक बात करें, मैं वो आरा भी सुनाई, सोशल मीडिया पोल भी सामने रखा, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी उसकी बात भी की, लेकिन हुकूमती कारकर्दगी का जब हम तस्करा करते हैं तो एक साल के दौरान तहरीके इंसाफ की हुकूमत मुल्क में क्या बेहतरी ला सकी है और नंबर कितने मिलने चाहिए? अदनान साहब, एक सर्वे किया हमने, तो लोगों की क्या राय थी वो भी आपको जरा सुनवाते हैं। जी जरूर। पास 10 नंबर हूँ और हुकूमत का पेपर मेरे पास है, तो मैं उसमें से हुकूमत को 0.5 नंबर दूंगा जो कि हुकूमत को बनते हैं। और मैं वो नंबर इसलिए दूंगा कि थोड़ा सा उन्होंने एक एहतसाब का अमल शुरू किया है, वो थोड़ा सा बेहतर है। मैं इसको 10 में से कम 6 नंबर दूंगा। मैं उनको गवर्नमेंट को 10 में से 7 नंबर दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो बजट हो में इन्होंने बहुत तबाही की है। उनकी कारकर्दगी ये है कि उन्होंने कुछ वो क्या कहते हैं गेस्ट हाउस बनाए हैं लोगों के लिए। देखिए जी, मैं हुकूमत को 0 नंबर भी नहीं देना पसंद करता, क्योंकि हुकूमत की इस टाइम कारकर्दगी 0/0 है। आप देखें डॉलर कितना ऊपर गया और मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, टैक्सेशन डबल कर दी गई है। हमारे तो असाब में तो नंबर तो बिल्कुल 0 ही होना चाहिए, तो अभी क्या कर सकते हैं। माशाल्लाह अच्छी हुकूमत है और नई गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह मैं तो इसको 10 के 10 के नंबर दूंगा और काम करेगी। 10 नंबर में से मैं 4 दूंगा, क्योंकि कुछ नहीं किया है पीटीआई ने अभी तक, इतना कुछ नहीं किया है। मैं पीटीआई की हुकूमत को 10 में से 8 मार्क्स दूंगा। ये रिजल्ट तो अदनान आदिल साहब ने मुरतब किया है। सर आपने किया ये। देखिए, असल में ये परसेप्शन की बात है। हाँ जी। लोग जो है ना मेरिट पे कम सोचते हैं, तासुब पे ज्यादा सोचते हैं। जिसकी लॉयल्टी पीटीआई के साथ है वो पीटीआई के हक में सोच रहा है, जिसकी लॉयल्टी पीटीआई के साथ नहीं है वो उसके खिलाफ। चले इतना राइट तो सबको है कि अगर आपका किसी के साथ दिल धड़क रहा है तो आप उसके बारे में बात करें, लेकिन आसपास के मसाइल भी देख लें भैया। आपने तो 0 वाले भी दिखा दिए ना। हमने तो वो भी दिखाया जिन्होंने कहा है कि कुछ नहीं किया, 7 नंबर दे रहा हूँ क्योंकि गेस्ट हाउसेस खोल दिए हैं। एनीवेज, अदनान साहब साथ रहे, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। सर, हुकूमत बनाई आपने, ऐलान किया जी सिर्फ 90 दिन दे दें, सर फिर कहा 6 महीने दे दें, अब तो 1 साल गया है, क्या तब्दीली आ गई है? पहली बात तो ये है कि आज सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अमेरिका के दौरे से वापस आए हैं। बहुत ही कामयाब दौरा रहा है। 2018 में जब हमने हुकूमत संभाली थी उस वक्त अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ब्रेकडाउन के ऊपर थे और बिल्कुल दोनों मुल्कों में बातचीत तक नहीं हो रही थी। और आज जो एक इंतहाई कामयाब दौरा रहा, जिसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की आमद हुई है और अमेरिका से जो कामयाबियां हमें मिली हैं, ख़ुसूसन कश्मीर के मसले के ऊपर
जो इंटरनेशनलाइज हुआ, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिन बातों का इजहार किया, वो इटसेल्फ बताती है कि हुकूमत जो है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। जहाँ तक तब्दीली की बात है, पाकिस्तान में इस इलेक्शन से पहले कितनी और हुकूमतें गुजरी हैं कि एक साल हो और कोई एक स्कैम भी किसी हुकूमत का सामने ना आए। इससे ज़्यादा क्लीन गवर्नमेंट इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में, जदीद तारीख में तो कम से कम नहीं रही है। तो सबसे पहली तब्दीली तो ये है कि आला तरीन सतह के ऊपर जो आवाम का पैसा है उसकी हिफाजत की जा रही है, ऑस्टेरिटी का एक पूरा मैकेनिज़्म है जो है, और उसके अलावा जो एक गवर्नेंस का तरीक़ाकार था उसमें तब्दीली लाई गई है। जो बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं इस एक साल में, उसका अगर अहाता करें आप, तो सबसे पहले देखिए कि हमने वीज़ा पॉलिसी, जो पाकिस्तान के अंदर आना एक बहुत मुश्किल काम था, वीज़ों के ऊपर ऐसे पॉलिसी बनाई गई थी कि कोई पाकिस्तान के अंदर आ ही ना सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 से ज़्यादा जो मुल्क के शहरी हैं उनको ई वीज़ा की सहूलत हासिल है। 8 मुल्कों के लोगों को ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत हासिल है। पाकिस्तान ओपन अप हुआ है दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर जो पाकिस्तान में हमने एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ जो इक़दाम किए हैं वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो लूप होल्स थे उनको दूर किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान में कामयाबियाँ मिली हैं, अमन जो है वो कंसोलिडेट हुआ है। फाटा का मर्जर नेशनल एक्शन प्लान का एक बहुत बड़ा कारनामा है। इस हुकूमत में जो अभी आपने देखा सूबाई इंतखाबात हुए, एक शख्स ने, किसी ने वहाँ पे धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो एक कल्चरल चेंज आई है पाकिस्तान में, चाहे वो सियासत के अंदर हो, मईशत के अंदर हो या फिर गवर्नेंस के निज़ाम में हो, उससे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है और पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया है गरीब तरीन लोगों के इमदाद के लिए। इससे ज़्यादा कभी किसी ने गरीब तरीन लोगों के लिए इतना कुछ नहीं किया जो ये हुकूमत कर रही है। सो कामयाबियों की एक लाइन है जो 12 महीनों में प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में इस हुकूमत ने रकम की है और रकम की जा रही है। ये फरमाइएगा, आम आदमी का मसला क्या है ना, महंगाई, दाल, आटा, घी, ये तो वो चीज़ें हैं जो हर शख्स इस्तेमाल करता है। इनकी कीमतों में इजाफा इसे रोका क्यों नहीं गया? आटे की कीमत में तो इजाफा नहीं हुआ है, दालों की कीमत में इजाफा हुआ है। दालों की कीमत में क्यों इजाफा हुआ है? हम एक ज़रई मुल्क हैं, $2 की दालें हम बाहर से मंगाते हैं और जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो दाल की कीमतें बढ़ेंगी। आपने पाकिस्तान की मईशत को पिछले सालों में हमने मुकम्मल डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। आप लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप अपनी लाइट्स देखें, आप अपने कैमरास देखें, आप अपने सोफ़े देखें, हत्ता कि आप अपनी फ्लोरिंग देखें। कोई भी चीज़ हम पाकिस्तान में नहीं बना रहे, हर चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने अपने आप को अपने साथ ज्यादती की, खुद को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। हमने बड़ा आसान समझा, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे रंग लाएगी अपनी भी फाका मस्ती के एक दिन, कि हमने हर चीज़ कर्ज लिए, कर्जों से हमने बाहर की चीज़ें खरीदी और हमने सोचा कि हम अपनी अगली नस्ल को एक अच्छा पाकिस्तान दे के जाएंगे। हम इसको बदल रहे हैं, ये कल्चर तब्दील कर रहे हैं। हमने इंपोर्ट्स जो $20 अरब की हो रही थी अब $12 अरब की रह गई हैं। हमने जो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो तेल हो, उन तमाम को हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिजनाइज हो, यहाँ पर बने, पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो, इसकी तरफ हम आ रहे हैं और इंशाल्लाह आपको उसका भी जो असरात हैं वो नज़र आएंगे। फवाद साहब, इस तरह आपने कुछ मसाइल का भी तज़किरा किया और अचीवमेंट्स भी गिनवाई। इन मसाइल में घिरा हुआ है पाकिस्तान, लेकिन इस दौरान जो हुकूमत ने कारकर्दगी दिखाई, आपकी नज़र में अगर 10 में से नंबर देने हो कितने नंबर देंगे? मार्कशीट बताएं, अपनी ही मार्कशीट बताएं और वजह भी बताएं कि इस पर्चे में इतने नंबर क्यों। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये हुकूमत पिछली तमाम हुकूमतों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। इस हुकूमत की जो डायरेक्शंस हैं वो इंडिविजुअल एम्पायर्स बिल्ड करने के ऊपर नहीं है, बल्कि एक कौम को बिल्ड करने के ऊपर है। इसमें तकलीफ़ें भी होती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, पर बड़ी आसान था हमारे लिए कि हम बाहर जाते थे, मोबाइल फ़ोन लेके आ जाते थे, लेकिन हम नहीं सोच रहे थे कि $2 बिलियन के पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन हर साल ला रहा था। इसका असर किस पे पड़ रहा था? हमारे बच्चों पे पड़ रहा था। हमारे लिए भी बड़ा आसान है, बाहर से कर्जे लें
लेकिन जब ये हुकूमत जाएगी तो कर्जे 30 ट्रिलियन से बढ़कर के 50 ट्रिलियन पे चले जाएंगे और वो भी कर्जे किसी को उतारने होंगे। लिहाजा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी अगली नस्ल को कम से कम एक बेहतर पाकिस्तान देके जाए। अच्छा, वैसे ना ये सोशल मीडिया का दौर है। जब आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत मिली थी, बड़े मीम्स बने थे, आपने अपनी फेवरेट भी बताई थी हमें। अब जब खान साहब अमेरिका गए ना, तो अभी भी बहुत सारी और बहुत इंटरेस्टिंग मीम्स भी बन रही हैं। एक मेलानिया ट्रंप के साथ है, ये वाला मामला भी है। कोई आपका फेवरेट मीम आप जो हमसे शेयर कर सके, वो बता सके? बहुत बन रही हैं और सोशल मीडिया किसी को माफ़ नहीं करता और ये फेजेस आती रहती हैं, फेजेस जो हैं वो बदलती रहती हैं। बिल्कुल बहुत सारी और बहुत अच्छी जो है वो मीम्स जो हैं वो आ रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग भी आ रही हैं। कई जो हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कीजिए। फिर अभी बाद में सिलेक्शन करेंगे, अभी तो बन रही हैं। अभी तो बन रही हैं और जिस तरह फवाद साहब आपने भी कहा कि अभी तो देखते हैं और कितनी मीम्स बनती हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे कि कितनी अचीवमेंट्स हैं उनकी। लेकिन जब यही सवाल नून लीग के सामने रखें, यानी ऑपोजिशन के सामने रखें, तो वो ये कहते हैं जो 1 साल था इसमें तो सिर्फ और सिर्फ तबाही हुई है। उस्मा बुखारी से हमने ये सवाल किया था तो उन्होंने जवाब दिया कि कहा था इमरान खान ने सुनामी आएगा और सुनामी ही आया है। क्या कहा, सुनवाते हैं। अफसोस की बात यह है कि मुल्क में तबाही आई है। जो सुनामी लाने की बात करता था इमरान खान, वो नज़र आ रही है कि हर जगह पर हर गरीब आदमी की ज़िंदगी में तबाही की सुनामी आई है। और हम उस वक्त भी कहते थे कि सुनामी एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन हमें पता नहीं था कि अल्लाह ताला इसके मुंह से नेगेटिव वर्ड क्यों निकलवा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इसने सुनामी ही लानी थी। गुर्बत की सुनामी आई है, बेरोज़गारी की सुनामी आई है, महंगाई की सुनामी आई है, तबाही की सुनामी आई है, पाकिस्तान की मुआशी हालत जो है उसकी तबाही की सुनामी आई है। तो सुनामी आई है। तो जनाब 25 जुलाई 2018 से लेकर आज की तारीख तक के हालात हमने आपके सामने रखे। महंगाई पर काबू पाना, हुकूमत इसके लिए कोशिशें कर रही है लेकिन फिलहाल उसको कामयाबी मिली नहीं है, ये बड़ा मसला है। बैनुल अक़वामी सतह पर अलबत्ता हुकूमत ने बेहतर परफॉर्म किया है, या यूं कहिए कि बेहतरीन परफॉर्म किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की दौरे किए, न सिर्फ पाकिस्तानी पोजीशन को बेहतर किया बल्कि भारत की अर्ज़े पाक को तनहा करने की, पाकिस्तान को तनहा करने की जितनी कोशिशें, जितनी साजिशें थीं, इन सब को भी बुरी तरह से और पूरी तरह से नाकाम बनाया। एक दौरा और उसके बाद में अमेरिका का हालिया दौरा, इस सब के बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 25 जुलाई 2018 जिसने न सिर्फ मुल्क में हुकूमत बदली बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन भी बदल दी। इलेक्शन से पहले भारत ने पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तन्हा करने की कोशिश की थी और ये तासुर था कि पाकिस्तान को सिर्फ चीन जैसे दोस्त की सपोर्ट हासिल है। लेकिन नई हुकूमत की नई खारजा पॉलिसियों ने अक़वाम आलम में न सिर्फ पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर की बल्कि मोदी सरकार की कोशिशों को भी मात दे दी। 1 साल के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 बार चीन यात्रा की, 2 बार ही सऊदी मेहमान बने, जबकि 2 बार UAE जाकर न सिर्फ 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत किया बल्कि मसला कश्मीर पर भी भरपूर आवाज उठाई। वज़ीर आज़म इमरान खान कतर, तुर्की और मलेशिया भी गए। रवां साल सबसे अहम दौरा अमरीका का रहा, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल में सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की और पाकिस्तान से अफगान जंग के खात्मे में ताउन मांगा। यही वजह है कि कामयाब सिफारती और खारजा पॉलिसी के बाइस पाकिस्तान की बेहतर होती इमेज भारत को खटक रही है। इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर भारतीय मीडिया और सियासतदान खूब आग उगल रहे हैं। तो खारजा पॉलिसी कितनी कामयाब है, इससे मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट तो आपको दिखाई है अदनान साहब। UAE, सऊदी अरब, टर्की, मलेशिया, बहुत सारे ममालिक जहाँ का दौरा किया, स्पेसिफिकली अमेरिका। आपको लगता है हम खारजा पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेकर चल रहे हैं, होमवर्क ज़बरदस्त चल रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर आप इस पे मार्क्स लें तो 10/10 आएंगे, यानी 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। एक तो सबसे बड़ी बात है, जब खान साहब आए थे तो सबसे बड़ा ख़तरा ये था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पैसे ही नहीं थे ख़जाने में, तो वो भागे भागे कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी चीन, कभी कतर, तो इतने UAE, तो इतने पैसों का अरेंज किया। और पाकिस्तान को, जैसे आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया, कि इंडिया की पूरी कोशिश थी कि सिफारती सतह पे बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए, और वो बड़े खुश थे कि हमने अब अमेरिका के उससे पाकिस्तान को बिल्कुल निकाल बाहर फेंका है और अमेरिका और पाकिस्तान के जो इतने अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे अब बिल्कुल ख़त्म हो गए।
लेकिन उसको नए सिरे से इस तरह जोड़ना कि हम तो सोच रहे थे कि सिर्फ अफगानिस्तान पे पेशरफ्त होगी, बल्कि कश्मीर पे भी उन्होंने बयान खुद से दे दिया, फिर ये भी कहा कि मैं खुद पाकिस्तान आना चाहता हूँ अगर दावत दी जाए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं ना, उसमें बिल्कुल एक नई बिगिनिंग हो गई है, नई शुरुआत हो गई है। और खान साहब ने इंडिया को चारों शाने चित कर दिया है। इस मामले पे तो इंडिया जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है। और ये खान साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसका सबसे बड़ा फैक्टर एक ये भी है कि इमरान खान की जो एक सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी है उससे भी एडवांटेज होता है। लोग उनके साथ मैं यही पूछना चाह रही थी, ये जब आप इंडिया की तकलीफ के ऊपर तज्जिया कर रहे थे ना, मेरा जी चाह रहा था कि आप इसके ऊपर 10-20 जुमले और अदा कर देते, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी, इमरान खान बतौर इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक तो ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जाना, दूसरे ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यानी कि इमरान खान को इंतहाई अच्छा वेलकम किया जाना, इंतहाई अच्छा रिस्पॉन्स मिलना, उनकी पर्सनैलिटी भी मैटर कर रही है सब में। मैं चाह रही हूँ आप इस पे कमेंट करें। बिल्कुल, आप देख रहे हैं ना जो बोरिस जॉनसन है जो अभी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं बरतानिया के, वो कुछ अर्सा पहले इमरान खान के साथ सेल्फियां बनवाते थे। यानी इमरान खान का स्टेटस इतना ज्यादा था कि बोरिस जॉनसन चाहते थे कि मेरी इनके साथ तस्वीर बन जाए और वो सेल्फियां ले रहे हैं। और वो जिस मुल्क भी जाते हैं खातून अव्वल कहती हैं प्लीज एक मेरे साथ पिक्चर हो जाएगी। ये भी इंटरेस्टिंग है जी। देखिए और वो मिलेनिया ने भी ट्वीट किया कि बड़ी खुशगवार मुलाकात रही। तो अब वो आएंगी, मेहमान भी होंगी इमरान खान की। तो इमरान खान की जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना वेस्ट में, वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर में रहे हैं, उनके नॉर्म्स को समझते हैं, उनके मैनरिज्म को समझते हैं, उनका ड्रेस करना और उनकी बातचीत करना। ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, फिल बदी बोल सकते हैं, पर्चियों के बगैर बोल सकते हैं। और मोदी साहब की टूटी फूटी हिंदी वाली इंग्लिश में नहीं बोलते, बल्कि एक ब्रिटिश स्टाइल की इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, ये सब बातें जो हैं इनका असर होता है। लेकिन हमारी फ़ौज ने भी इस पर काम किया बैकग्राउंड में, हमारी दफ्तर ख़ारजा ने भी, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा होमवर्क किया कि उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म मिला जिस पे फिर जाकर इमरान खान ने कैश करवाया, उसके ऊपर कैपिटलाइज किया और ये कामयाबियां। एक कमेंट और आप कहना चाहिए, एक कमेंट और थोड़ा सा क्विकली। वैसे तो गिलानी साहब भी खासे स्मार्ट आदमी थे। मुशर्रफ साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब सबको याद है, जब भी वो दौरा करते थे, जो उनकी ड्रेसिंग होती थी, जिस तरह से वो उन्होंने इंडिया जाके मुख्तलिफ अटायर उन्होंने अपनाई हो, मुख्तलिफ उन्होंने लुक्स लिए हो, वो सबको याद रहा। और उसके बाद में अब इमरान खान साहब की जो ड्रेसिंग है, जो इनका स्टाइल है, ये बहुत पॉपुलर है। ये शेरवानी भी पहन सकते थे, ये जैकेट्स भी पहन सकते थे, कोट्स भी पहन सकते थे, लेकिन जिस तरह इन्होंने वेस्ट कोट पहना शलवार सूट के ऊपर, वो सारे लोगों को बहुत पसंद आया। परवेज़ मुशर्रफ साहब की अपनी पर्सनालिटी थी, उनका अपना स्टाइल था। वो अगर टी शर्ट्स भी पहनकर आ जाते थे, उसके ऊपर खचाखच पिक्चर्स बनती थी। वो भुलाया नहीं जा सकता, जिस किसी ने भी देखा हो, अननोटिस नहीं जाने दिया जा सकता। लेकिन अब जो लौट कर इमरान खान साहब का स्टाइल आया है, ये उनसे बहुत डिफरेंट है, बहुत कैजुअल है और ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जी, उसमें सादगी भी तो है ना। आप ये देखिए, एक तो सादगी है, दूसरे आपके कौमी कल्चर की, अपने लोकल कल्चर को वो आलमी सतह पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शलवार कमीज को सबसे पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो है वो इज्जत और तकरीम बख्शी और उसको पहनना शुरू किया, और वो कफ़े यूँ उलट लिया करते थे और तकरीरें तो लोगों में एक शलवार कमीज पहनना जो है उसका रिवाज बढ़ गया। और अब इमरान खान ने तो कमाल ही कर दिया कि बिल्कुल ही हाईएस्ट लेवल पे, जहाँ पर लोग 3 पीस सूट पहना करते थे या शेरवानी पहना करते थे, वहाँ उन्होंने पिशावरी चप्पल और उसके साथ ये जो पेशावरी चप्पल का भी आपने तस्करा किया है। अवामी लिबास को वो हमेशा से तरजीह देते हैं और इसे प्रोपेगेट करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। नान साहब थैंक यू सो मच। जुमे को हमारे शुएब साहब पहनते हैं ना अवामी लिबास, तो हमारे वजीर आज़म रोज ही पहन लेते हैं। ठीक है नान साहब, थैंक यू सो मच। तस्करा किया कप्तान चप्पल का, तो उस पर भी आज हम जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो कई सालों से पहन रहे हैं कप्तान चप्पल, लेकिन अगर सिर्फ इस एक साल की बात कर ली जाए तो कप्तान चप्पल को भी एक अलग पहचान मिली है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी कप्तान चप्पल के हमने देखा है खूब चर्चे हुए हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान जिस मुल्क के दौरे पर भी गए, उनकी कप्तान चप्पल का मुनफरद स्टाइल, उसका रंग, उस पर डिस्कशन ज़रूर हुई। ज़रा सवाल करते हैं कि आखिर इलेक्शन से लेकर अब तक वज़ीर आज़म ने कितने स्टाइल्स की चप्पलें पहनी और उनकी मालियत कितनी है। हमें ज्वाइन किया है कप्तान चप्पल बनाने वाले हैं चाचा नूरुद्दीन। चाचा नूरुद्दीन,
इलेक्शन को 1 साल हो गया, आपकी जो बनाई हुई कप्तान चप्पल है ये छाई हुई है, दुनिया भर में छाई हुई है, लेकिन ज़रा ये तो बताएं कि जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने कितनी बार नई चप्पल पहन चुके हैं, कितनी बार नई चप्पल आपने दी है उन्हें, और कौन कौन से स्टाइल की दी है, कौन कौन से रंग की दी है? हमारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मैंने चप्पल तो बहुत ज़्यादा बनाया है। तकरीबन जो अभी 1 साल पूरा होने वाला है, इसमें 7 चप्पल मैंने इलेक्शन से पहले मैंने बनाया था खान साहब के लिए, और ये मुख्तलिफ कलर था, 7 कलर था और 7 कप्तान चप्पल था, मुख्तलिफ डिज़ाइन भी थोड़ा सा चेंज है। और उनके बाद जो अभी ईद आ गए, जो गुज़र गए छोटे ईद पे, मैंने 2 चप्पल बनाए थे। उसमें एक वो सांप का लेदर था जो उस पर मेरा जुर्माना भी हुआ है, मैंने जुर्माना भी दे दिए खान साहब के लिए, और एक उसके साथ एक ब्लैक कलर है वो भी मैंने बनाया है। और जो अभी खान साहब अमेरिका गए वो उसने एक ब्लू कलर पहना है, वो 2017 पे मैंने दिए, और उसके साथ वो दूसरा वो ब्लैक कलर है वो 2015 में मैंने दिया था। वो अभी तक वो खान साहब वो चप्पल पहनते हैं और चलाते हैं। ब्लू कलर की जो चप्पल है वो आपने 2017, ओके ठीक है पहले दे रखी थी। अच्छा ये बताइएगा, सारी चप्पलें तोहफे में दे देते हैं आप, अब तक वजीर आजम को कितनी कीमत की चप्पल तोहफे में दे चुके हैं? जितने चप्पल मैंने खान साहब को दिए ना, मैंने खान साहब से कभी भी पैसे नहीं मांगा है। मैं खान साहब को यही कहता हूँ कि मैं आपको ये गिफ्ट देता हूँ, आप मुझे पैसों का बात भी नहीं करेंगे और मुझे तकल्लुफ़ की बात नहीं करेंगे आप, ये मेरे तरफ से ये तोहफ़ा होगा। 2000 के बाद तकरीबन अभी तक मेरे हिसाब से 19 चप्पल होगा। जिस टाइम मैंने खान साहब को पहले चप्पल दिया था ना, मैंने खान साहब को ये बता दिया मैंने कि मैं खान साहब जो चप्पल मैं आपको देता हूँ, ये मेरे से ख्वाहिश है मेरे दिल का कि मैं आपके लिए चप्पल बनाता हूँ। जिस टाइम आपका शादी हो, शादी के लिए मैं बनाता हूँ, और जो जिस टाइम उसका जलसा था, बाजे जगहों पे मौका आता था, उसके लिए भी मैंने चप्पल बनाए। सही। और जिस तरह आपने कहा कि तोहफे में देते थे, तोहफे की तो वैसे कीमत नहीं होती, लेकिन अगर यही कप्तान चप्पल हमें चाहिए हो तो क्या कीमत होगी? समझना चाह रहे हैं कीमत क्या होती है? चप्पल तो जो खान साहब के लिए मैं बनाता हूँ, जो स्नैक के अलावा, स्नैक को तो बहुत महंगा है ना, वो तो अमेरिका से आया था, लेकिन उस चप्पल का स्नैक से अलावा उसका 10,000 रुपये कीमत है, वो स्पेशल बनता है पिशौरी चप्पल। चाचा नूरुद्दीन पॉट हमारे साथ थे, और जहाँ पर इमरान खान साहब की ड्रेसिंग मशहूर है, सबसे पहले कलर्स का इंतखाब था और उसके बाद में चप्पल्स, ये मशहूर थी। तो आज हमने कोशिश की कि हम मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर भी बात करें और इमरान खान साहब के स्टाइल के ऊपर भी बात करें, क्योंकि इसका तस्करा खूब हो रहा है। वैसे आपको पता है कि आजकल हो क्या रहा है खुसूसी बच्चों की तालीम के मामले में? पाकिस्तान में खुसूसी बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये बढ़ रहा है। कुछ गेम्स डेवलप की जा रही हैं, ऐसी गेम्स डेवलप की जा रही हैं कि जिसमें खेल खेल में बच्चे की सलाहियतों को निखार मिले। वंडर ट्री, ये क्या है? वंडर ट्री का बीज बोया गया था कराची में और अब ये दरख्त फलता फूलता दिखाई दे रहा है। मोहम्मद शोएब गए थे तो उनकी नज़र से ये सब कुछ देखते हैं। स्पेशल बच्चों के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, और यही स्पेशल हो रहा है वंडर ट्री में। वहीं पर हम मौजूद हैं, कुछ गेम्स की बात भी करेंगे कि कैसे गेम से बच्चों को सिखाया जाता है, कैसे उनकी जो स्किल्स हैं वो इन्हांस किए जाते हैं। वंडर ट्री के CTO उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो पहले हम ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि वंडर ट्री का बैकग्राउंड क्या है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या आइडिया था वंडर ट्री का एक्चुअली? सो बेसिकली मेरा बड़ा भाई है, वो स्पेशल नीड्स से है, और हुआ ये कि अचानक मैंने उसे एक कमरे में गेम्स खेलते हुए देखा। वो गेम्स बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा था, तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ कि अगर मेरा भाई है और अच्छे तरीके से खेल रहा है तो हम लोग कुछ डिफरेंट क्यों नहीं करते हैं, उनके लिए बेहतरी के लिए कुछ ना करें। तो वहाँ से वंडर ट्री का एक आइडिया स्टार्ट हुआ था। अच्छा उस्मान, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक भी बताएं। आपने पिक किया ऑगमेंटेड रियलिटी को और फिर गेम्स डेवलप की स्पेशल बच्चों के लिए, वाई स्पेसिफिकली दिस टेक्नोलॉजी? सो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी में होता ही है कि आपकी जो रियलिटी है उसके अंदर हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं। उसमें ये नहीं होता कि
बिल्कुल ही आप दूसरी दुनिया में गायब हो जाएं। हम लोग रियलिटी को भी रखते हैं। सो एक आइडिया यहाँ से डेवलप हुआ था कि जब आप मिरर के ऊपर थेरेपी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं और इंगेज रहते हैं। तो मिरर थेरेपी की वजह से हम लोगों ने ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर काम करना शुरू किया। चलिए कुछ गेम्स की बात करते हैं, कुछ गेम्स आपको दिखाते भी हैं और साइकोलॉजिस्ट रिदा हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि एक्सप्लेन करेंगे हमें कौन सी गेम से कौन सा स्किल डेवलप हो रहा है। और डेफिनेटली बहुत सी गेम्स यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? प्लीज़ आप आ जाएं यहाँ पर। रिदा मेरे ख्याल है कोई 10-12 गेम्स तो हैं ये। बिल्कुल, आपको इस वक्त यहाँ पोर्टल पे 12 गेम्स नज़र आ रहे हैं और हर गेम एक स्पेसिफिक फंक्शन को टारगेट कर रहा है। मोटर फंक्शंस, कॉग्निटिव फंक्शंस, अम्ब्रेला टर्म्स हैं। इनके अंदर फिर जब आप हर गेम को स्पेसिफिकली खेलते हैं तो वो हर गेम अपने अलग अंदाज से बच्चे की कोई ना कोई मूवमेंट या स्किल को टारगेट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल फाइन मोटर स्किल्स अगर डेवलप करने हैं उसके लिए कुछ स्पेसिफिक गेम आप मुझे एक्सप्लेन कर सकें इसमें से? ओके, हमारी गेम्स जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स पे ज़्यादा फोकस्ड है क्योंकि ये ऑगमेंटेड रियलिटी मीडियम है। तो इसमें हमारा एम ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा सबसे पहले ग्रॉस मोटर मूवमेंट सीखे, उसके बाद फैसिलिटेटर उसे फाइन मोटर मूवमेंट्स की तरफ लेकर आता है। सो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक गेम, एक स्किल प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद फैसिलिटेटर आपको फिजिकल मीडियम्स के थ्रू जो है उसी स्किल को फाइन मोटर पे लेकर आएगा ताकि आपके मूवमेंट्स जो है वो रिफाइंड हो सके, मोर प्रिसाइज मूवमेंट्स जो है वो आप इजीली कंडक्ट कर सकें। ये गेम है, इस गेम के अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं। अभी जो है साथ इनिशियल लेवल पे खेल रहे हैं गेम को, जिसके अंदर आप ऊपर देख रहे होंगे आइसक्रीम स्कूप्स डिफरेंट डायरेक्शन से गिर रहे हैं। हमारा जो बिगनर्स लेवल है उसके अंदर स्कूप सिर्फ एक डायरेक्शन से आ रहा होता है ताकि बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सके। लेटर ऑन जब लेवल एडवांस होता है तो ये जो आइसक्रीम स्कूप्स है ये हर डायरेक्शन से आ रहे होंगे ताकि बच्चा लेफ्ट राइट मूवमेंट भी करे, साथ में देखे भी, कॉग्निटिवली प्रिडिक्ट भी करे कि अब कहाँ से आने वाली है तो मैं वहाँ चला जाऊँ। इसी तरह आप देख रहे होंगे एक रेड कलर का स्कूप गिरा होगा इसके अंदर से जिसको बच्चे को अपने आप को बचाना होता है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प द चाइल्ड लर्न डिफरेंशिएशन स्किल्स एज वेल। खतरे से बचना भी, जी हाँ, सॉर्टिंग स्किल्स की कौन सी चीज़ मुझे कैप्चर करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो वो मेच्योरिटी लेवल थोड़ा इन्हांस होता है उनका बिकॉज वो इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई करना सीख जाते हैं। थैंक यू सो मच रिदा, आप साथ मौजूद थी। और जब इतना ज़बरदस्त काम है ये, यानी इतनी ज़बरदस्त गेम्स हैं, स्कूल्स में भी होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स में भी होनी चाहिए, नेशन वाइड अवेलेबल होनी चाहिए। तो ज़रा बात करते हैं वक़ास से, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको आगे लेकर चलना है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान और डेफिनेटली पाकिस्तान से बाहर भी। वंडर ट्री की शाखें कहाँ तक फैल रही हैं और कहाँ तक फैलनी चाहिए, जड़ें कितनी डीप जा रही हैं, इस पर बात करते हैं। CEO ऑफ वंडर ट्री वकास हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकास, थैंक यू। कितने स्कूल्स में इनिशियली अभी आपकी टेक्नोलॉजी आ चुकी है पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान के अंदर 14 स्कूल्स के ऊपर लग चुका है और ये चल रहा है। कहाँ पर? इसके अंदर से कुछ स्कूल्स कराची के अंदर हैं, 2 स्कूल्स अभी लाहौर के अंदर शुरू हुए हैं, इस्लामाबाद के अंदर स्कूल्स हैं और KPK के अंदर स्कूल्स लगे हुए हैं। वंडरफुल। व्हाई नॉट बलूचिस्तान? बलूचिस्तान में भी जा रहे हैं। हमारी टीम जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो अभी टीम छोटी सी है और माशाल्लाह से अभी हमें इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और डिमांड बहुत अच्छी आ रही है। तो जहाँ पे हमें डिमांड ज़्यादा आना शुरू होती है उधर पे हम लोग जाना शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा रिस्पांस हॉस्पिटल से अच्छा आ रहा है जहाँ पे स्पेशल बच्चे हैं या कि स्कूल से? स्कूल से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है चूँकि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जो है इसको एज ए थेरेपी टूल यूज़ करते हैं, मगर स्कूल्स जो होते हैं इसको पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट और थेरेप्यूटिक डेवलपमेंट दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्कूल से हमें ज़्यादा अच्छा रिस्पांस, और स्पेसिफिकली ज़्यादा वो उनका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव ज़्यादा अटैच हो जाता है तो इसलिए ज़्यादा अच्छा रिस्पांस भी आता है। मुझे बताएं पाकिस्तान के अलावा भी कहीं से कोई रिस्पांस आया है कि कोई और मुल्क भी चाहता हो कि ये टेक्नोलॉजी आप वहाँ पर भी लॉन्च करें? बिल्कुल, अभी हमारी बहुत हाई लेवल टॉक्स चल रही हैं गवर्नमेंट ऑफ कतर के साथ। वो बहुत इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को लेने के अंदर, उसको लगाने के अंदर। इसके साथ साथ फिर हम लोग इसको ओमान के अंदर और जो बाकी मीना रीजन है उसके अंदर स्टार्ट करेंगे। और हमारी लो लेवल टॉक्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी चल रही हैं। बट हमारा पूरा यकीन है चूँकि हम लोग एक चीज़ के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया के अंदर चलेगी और पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच वकास, आप साथ मौजूद थे। वाकई वंडर है, नाम बड़ा इन्होंने अच्छा रखा है वंडर ट्री। और हम देखेंगे इंशाल्लाह इस दरख्त को फलते फूलते हुए हर स्कूल में, कम्युनिटी सेंटर में, हॉस्पिटल में, बल्कि घर घर ये टेक्नोलॉजी होगी। और जब जिस बच्चे को रिक्वायर्ड है ज़ाहिर है वो यूज़ कर रहा होगा, इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो सीख रहा होगा, इसकी डेवलपमेंट अच्छी हो रही होगी, इसके स्किल्स जो है वो बेहतर हो रहे होंगे। तो दिस इज़ अमेजिंग।
बाय द वे कॉफ़ी इज़ अमेजिंग टू, जो कि हमें इस दौरान मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफ़ी बैक्टीरिया के अगेंस्ट कितनी कारआमद है? और अगर कॉफ़ी को आप प्लास्टिक बॉटल से मिलाएं और जूता बनाएं तो वो जूता कितना अच्छा बनेगा। वाटर प्रूफ शूज। चाचा नूरदीन को बताइए, आप वो बना भी देंगे। नहीं, लेकिन खान साहब ऐसे जूते नहीं पहनेंगे वॉक करते जॉगिंग करते, लेकिन अगर जाएंगे बाहर तो नहीं पहनेंगे। बट ये जो जूते बड़े खास हैं और इनकी क्वालिटी जो है वो आम जूतों से बहुत ज़्यादा अच्छी है। बनते कैसे हैं? रिसाइकल्ड बॉटल्स इससे बनते हैं और इस्तेमाल शुदा बोतलों से जूते बनाने वाली इस कंपनी ने दावा किया है कि जूते माहौल दोस्त हैं। जबरदस्त। कॉफ़ी से बनने वाले जूते इंसानी सेहत के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया से लड़ने की सलाहियत रखते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप स्वेट कर रहे हैं तो अब वो स्वेट तो बाहर जा सकता है, मॉइस्चर तो बाहर निकलेगा, लेकिन पानी अंदर दाखिल नहीं होगा। और जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो एब्जॉर्ब करता है और वो सूख भी जाता है। तो बड़े कोई ज़बरदस्त यूनिक किस्म के जूते हैं। यूनिक है, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैं बताती हूँ, वापस आए। चले चाय कॉफ़ी कॉफ़ी की बात हम करते हैं कि ज़रा चाय और कॉफ़ी की इकट्ठे बात कर लेते हैं। ज़रा सोचते हैं कि चाय और कॉफ़ी इसके बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? अब वो लोग जो कि एडिक्टेड हैं कॉफ़ी या टी के, वो कहेंगे नहीं गुजार सकते, बिल्कुल नहीं गुजार सकते। हाँ, मौसमियाती तब्दीलियाँ है ना, इसी वजह से इसकी फसल मुतासर हो रही है और यही कहा जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली से बहुत से पौधे मुतासर हो रहे हैं, चॉकलेट्स भी इनमें से एक है। कोको के पौधे शदीद मुतासर हो रहे हैं। इंडोनेशिया और अफ्रीकी ममालिक ने कोको के बजाय दूसरे पौधे अब उगाना इसीलिए तो शुरू कर दिए हैं। आलू की फसल पर भी खतरे की घंटी बज रही है, खतरे के साए मंडला रहे हैं। खुश्क साली के इस पर भी असरात मुरतब हो रहे हैं। बरतानिया में 2018 में गर्म मौसम की वजह से आलू की फसल में 1/4 कमी देखी गई। अब जरा मैं आपको बताती हूँ चीखना चिल्लाना इसके बारे में। स्वीडन में चीखना चिल्लाना भी एक रिवायत बनती जा रही है। इस शोर शराबे को फ्लोक्स्टा स्क्रीम कहा जाता है। स्वीडन का शहर है अपसाला। यहाँ 10 बजे लोग घर की खिड़कियाँ खोल देते हैं, चीखें मारने लगते हैं। वो ये समझते हैं कि ये डिप्रेशन और जहनी तनाव को कम करने के लिए मुफीद है। शोर अंदर न रखा जाए, इसे बाहर निकाला जाए तो टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं रहेगी। यहाँ के रिहायशी 40 साल से इसी तरह से चीख रहे हैं। कोई नहीं जानता कि ये रस्म शुरू कैसे हुई, लेकिन लोग कहते हैं कि सबसे पहले स्वीडन की यूनिवर्सिटी में 1970 के अशरे में तालिब इल्मों ने अपनी डिप्रेशन को कम करने के लिए चीखना शुरू किया था और अब ये सिलसिला चल रहा है और लोगों को इसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। अच्छा किरण, वैसे अगर मैं वहाँ जाऊँ और मुझे नज़र आए या मैं सुनूँ चीखों को तो मैं कहूँगा शायद ना रैप यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे आपको पता है एक बकरा रैप करता है? जी बकरा रैप करता है। बकरे को रैप कराया जा रहा है। कैसे दिखाते हैं? जबरदस्त बकरा था ना, अब तो मान गई है ना। चीख नहीं रहा था, रैप कर रहा था। बहुत अच्छा रैप बकरे वाला। यही चाहिए, यही बकरा चाहिए। बकरा छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। डॉल्फिन चाहिए। हाँ, वो चाहिए। डॉल्फिन के लिए आपको जाना पड़ेगा अमेरिका, क्योंकि यहाँ के साहिल पर डॉल्फिन की छलांगे लगाई और सबको हैरान के छलांगे तो लगाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डॉल्फिन इकट्ठी थी जनाब। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया, यहाँ पर कश्ती में सवार अफराद ने इस मंजर को कैप्चर किया है जब सैकड़ों डॉल्फिन कश्ती से बनने वाली लहरों से अटकेलियां करती दिखाई दे रही थी। तो लग ये रहा है जैसे फिल्म का कोई मंजर है, लेकिन कोई एनिमेशन भी नहीं है। एग्जैक्टली, नो एनिमेशन, इट्स रियल। कैलिफोर्निया डॉल्फिन्स की अफसाइश के लिए वैसे भी मशहूर है और इसलिए वहाँ के साहिल पर डॉल्फिन्स की मौज मस्तियाँ कैमरे में कैद होती रहती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है दिस इज़ वेरी यूनिक जब इतनी ढेर सारे डॉल्फिन्स ज़बरदस्त एंजॉय कर रही हैं। ये तो ब्रेक नहीं लगाएंगी, जलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, लेकिन नया दिन को ब्रेक लगानी है थोड़ी देर के लिए। तो वापस आते हैं 10 बजे की हेडलाइंस और नए मौज़ूआत के साथ। ऐसा लगा कि मैं किसी बाहर दौरे से नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। हमारा एक बहुत अजीम लीडर कायदे आज़म थे। हमने जो मुल्क उनकी ख्वाब थी वो मुल्क बनाना है हमने पाकिस्तान को। कायदे आज़म के ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान बनाएंगे, ना कभी खुद झुका ना कौम को झुकने दूंगा। वजीर आज़म की कामयाब दौरे अमेरिका के बाद वतन वापस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क को चोरों ने मुश्किल हालात में डाला।
लुटेरों का एहतसाब होगा, लूटा हुआ पैसा इकट्ठा करके अवाम पर खर्च करेंगे। तरक्की इदारों को ठीक किए बिना मुमकिन नहीं। मुल्क संभालने में 1 साल लग गया, अब आगे बढ़ेंगे। वादा करता हूं कौम को मायूस नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास आज होगा। मसला कश्मीर समेत दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा लेने के साथ साथ अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के मामले पर भी बात होगी। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर के इजरा का फैसला भी मुतवक्के। हुकूमत को इलेक्शन जीते 1 साल मुकम्मल। अपोजिशन जमातों का मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। बड़े शहरों में बड़े जलसों की तैयारी। बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम आज हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक भी कामयाब होगी। बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मॉनसून का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। आज से मुल्क के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। दरियाए सिंध और दरियाए काबुल में भी सैलाब के पेश नज़र अलर्ट जारी। इंतजामिया ने नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और मरी में तेज बारिश। रिमझिम से मौसम खुशगवार, कई इलाकों की बिजली गायब। कराची में रात गए हल्की बारिश से मौसम सुहाना। सुबह सवेरे भी शहर पर बादलों का राज। नया दिन में एक बार फिर करेंगे खुशामदीद और जिक्र करेंगे कराची का, जहां पर लैंड माफिया ने एक नई दास्तान रकम कर दी है। 1-2 नहीं, केडीए का पूरा इंडस्ट्रियल जोन हथिया लिया है। 10 अरब रुपए मालियत के 800 प्लॉट्स। इस पर फैक्ट्रीज बननी थी, लेकिन ये फैक्ट्रीज आबाद नहीं हो सकी। और अब इस सारी सूरत हाल के बाद हाल ये है, केडीए इंतजामिया ने इंडस्ट्रियल जोन को नो गो एरिया खुद ही करार दे दिया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी शहर में एक नोगो एरिया मौजूद है, जहां पर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुक्काम और कोई भी सरकारी मुलाजिम जा नहीं सकता। आखिर वो कौन सा इलाका है और केडीए को क्या मुश्किलात हैं, आपको दिखाते हैं। सरजानी टाउन का सेक्टर 8 और 9, जहां इंडस्ट्रियल जोन कायम होना था। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1985 में 1000 गज के 800 से ज्यादा प्लॉट्स फैक्ट्रियों के लिए मुख्तस किए थे, लेकिन लैंड माफिया ने तमाम मंसूबे खाक में मिला दिए। अब यहाँ सरकारी नहीं बल्कि लैंड माफिया का कंट्रोल है। ये इतना ताकतवर है कि खुद केडीए ने ही इंडस्ट्रियल जोन को नो गो एरिया करार दे दिया। 1 नहीं 2 नहीं, तकरीबन 10 अरब रुपए मालियत के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पर कब्जा है, लेकिन साइंस सरकार है कि इस जानिब बिल्कुल भी तवज्जो देने को तैयार नहीं। स्कीम 41 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहसिन रजा कहते हैं इंडस्ट्रियल जोन अगर आबाद हो जाए तो केडीए की आमदनी भी बढ़ जाएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 1000 गज के तकरीबन 400 प्लाट हैं ये, इसी तरह 500 गज के भी 400 तकरीबन प्लाट हैं। 90% वहाँ पे कब्जा है। हमने कई लेटर पुलिस और रेंजर्स को भी लिखे हैं, अपने END इंक्रोचमेंट सेल को भी लिखे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। अगर ये इसकी ट्रांजेक्शन होगी तो केडीए को भी बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा जो यहाँ के मकामी लोग हैं उन लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, उनको रोजगार मिलेगा। कराची में लैंड माफिया कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा केडीए के इंडस्ट्रियल जोन पर कब्जे को देखकर लगाया जा सकता है। कुछ हलकों का कहना है कि सियासी और हुकूमती शख्सियात के साथ गठजोड़ के बगैर लैंड माफिया इतने बड़े इलाके पर कब्जा नहीं कर सकता। कैमरामैन फैसल लगाई के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट आपने देखी। हम कोशिश करेंगे डायरेक्टर जनरल केडीए से भी इस सिलसिले में बात कर सकें, लेकिन क्योंकि अली हफीज़ हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं तो उनसे मज़ीद इस सिलसिले में जान लेते हैं। आप गए थे इस इलाके में, सारी की सारी सिचुएशन आपने हमको दिखाई भी, वापसी आराम से हो गई फिर? सबसे अहम बात यह है कि कराची का मतलब कोई, हम मुल्क के दीगर शहर की, कराची मेन सिटी है इस मुल्क का, और उसका कोई ऐसा इलाका नहीं है कि मतलब जो सरजानी टाउन एक नाम है, इलाके को सब जानते हैं, उसमें सेक्टर 8 और 9 है जहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनना था। प्लानिंग की गई थी 1985 के अंदर, मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये कि उसमें जो है केडी से ज़्यादा अब जो है लैंड माफिया कंट्रोल्ड है। ये एक सवाल निशान है हुकूमत सिंध के लिए,
और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी यकीनन उनके अफसरान भी जो है, क्योंकि वो भी डरते हैं, खौफ है, क्योंकि लैंड माफिया इस शहर कराची में 2013 से ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ। उसमें जो है कई लैंड ग्रैबर्स गिरफ्तार भी किए, लेकिन कराची ऑपरेशन पे भी यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि लैंड ग्रैबर्स आज भी शहर में अपना वजूद रखते हैं। हुकूमत सिंध के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक दो प्लाट नहीं, मतलब एक जो है जोन है। तो ये सवाल करते हैं अली जी डायरेक्टर जनरल केडी अब्दुल कदीर मंगी साहब हमें ज्वाइन। अब्दुल कदीर मंगी साहब बहुत शुक्रिया सर। पूरा इंडस्ट्रियल जोन ये कैसे हटा लिया गया और कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया केडी की तरफ से अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी बात सही है कि ये जो है सुरजा निवेद सेक्टर 8 हमारा इंडस्ट्रियल प्लांट सेक्टर है। इसमें हमारे 1000 के करीब प्लाट है। वहाँ पे एक गोट है जिसके उस पर कब्जा कर लिया है। माजी में हमने बहुत इस किस्म के जो रिमूवल इंक्रोचमेंट की प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के हमारे आर्डर की हमारे को स्ट्रेंथ मिली है, उनका आर्डर है कि जो गवर्नमेंट लैंड है जो वो है जो इलीगल इंक्रोचमेंट से उसको रिमूव किया जाए, तो इससे हमें लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। मंगी साहब पहले अनसक्सेसफुल क्यों हुए? पहले अनसक्सेसफुल क्यों हुए? वो इसलिए कि इतना एडमिनिस्ट्रेटिवली या इतना पुलिस नहीं थी वहाँ पे। लोग प्रोटेस्ट करने तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाती थी, तो इस वजह से मतलब कैजुअल्टीज के खौफ से या दूसरे खौफ से लॉ एंड ऑर्डर की। तो ये खौफ अब नहीं है सर? अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर की स्ट्रेंथ मिली है कि सारी इलीगल इंक्रोचमेंट से अब कितनी जल्दी से आप इस इलाके को वापस ले लेंगे, वहाँ से लैंड ग्रैबर्स को भगा देंगे? इंशाल्लाह नजीब हम एक बहुत हाई लेवल का प्रोग्राम जो है हम चेकआउट कर रहे हैं और उसके लिए हम शेड्यूल भी बना रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे इसमें सेक्टर 8 में सेक्टर 4 में हमारे और भी अलाटीज है बेचारे बहुत परेशान है। उसके लिए हम लगे हुए रिपोर्ट्स ले लिए। जैसे ही हमें ये जो स्टार्ट कब ले रहे हैं? बहुत जल्द ले लेंगे हम इंशाल्लाह नजीब। इसके खिलाफ जो है रिमूवल एक हाई लेवल का रिमूवल प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और मंगी साहब अली हमारे रिपोर्टर भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। मंगी साहब एक तो ये बता दीजिएगा केडी के पास एक थाना भी होता है, उसमें कितनी नफरी है और आपके लास्ट 3 मंथ के अंदर जो है 3 माह के दौरान आपने कितने ऑपरेशन करे हैं जो सक्सेसफुल हैं, आप ये फरमाइएगा। एक्चुअली हमारे पास नफरी बहुत कम है। हम डिपेंडेंट है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस के, तो हम उन्हीं को रिक्वेस्ट करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स को लेटर लिखते हैं, फिर वो हमें अपने थानों की वो करते हैं। रिसेंटली जो हमने 2-3 महीने में हमने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तौर पर जो रोड्स हैं, फुटपाथ है, पार्क है, उसकी रिमूवल हमारी कंटिन्यू है और बहुत 80% हम रिमूव कर चुके हैं और बाकी भी हम कुछ कर लेंगे। इसके बाद भी बहुत जल्द इसमें हम सुरजानी टाउन में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। सुरजानी और कोरंगी में जो केडीए की लैंड है इंशाल्लाह हम उसको रिट्रीव करेंगे, इनसे लैंड के उसको भगाएंगे और जो पब्लिक अलाटीज है उनको हम अपना पोजीशन दे देंगे। आप कब समझते हैं कब तक जो है इंडस्ट्रियल जोन आबाद हो जाएगा? वहाँ जिन्होंने प्लॉट लिए थे फैक्ट्रियाँ कब तक लग जाएंगी? क्योंकि एक इंडस्ट्रियल जोन बनना था, केडीए ने प्लानिंग भी की थी, लेकिन ये यकीनन बैड गवर्नेंस में भी आता है कि केडीए ने अब तक जो है इस पर तवज्जो नहीं दी। समा जो है ये मसला उठा रहा है, समा दिखा रहा है। आपने तो नोगो एरिया करार देकर जो है अपनी जान छुड़ा ली है, लेकिन समा जो है बता रहा है कराची के आवाम को, सबको दिखा रहा है पाकिस्तान भर को कि ये वो इंडस्ट्रियल जोन था जो बनना था। अब कब तक ये जो है एक्शन होगा और कब तक इंडस्ट्रियल जोन जो है आबाद हो जाएगा? इंशाल्लाह इसमें बहुत कम है, विद इन अ मंथ हमारा पूरा प्रोग्राम है। हम जाना चाहते हैं फुल स्ट्रेंथ के साथ, ताकि इस दफा का जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल है और हम उनको पब्लिक को दे देंगे जब पोजीशन, तो थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगी तो हमें उम्मीद है कि वहाँ जल्दी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाएगी जो इस एरिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस एक्शन के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके साथ मुशावरत हो गई है, प्लान कंप्लीट है, अब जब एग्जीक्यूट करना है? प्लान कर रहे हैं लेकिन बहुत जल्द हम इसके साथ बिल्कुल फाइनल डेट देके उसको हम ले लेंगे। अच्छा देखिए, 2 मसले हैं इसके अंदर। एक तो ये कि आप अभी ऑपरेशन करें और इसको मुकम्मल भी करें और उसके बाद में जमीन उनसे खाली कराएं। दूसरे ये कि वो लोग लौट कर वापस ना आए। इन दोनों पहलुओं के ऊपर गौर किया गया है? जी एक्चुअल होता यही है कि जहाँ हम रिमूवल कर देते हैं तो कुछ दिनों में फिर रीअकरेंस हो जाती है। ये बड़ा इश्यू जो वाचन वार का नहीं, तो इस दफा हम इस तरह कोई पॉलिसी बना रहे हैं कि उन लोगों को फिर जो है वो कानून के उसमें लाए, उनके खिलाफ FIR कुछ पॉइंटर्स दे सकते हैं कि इसके ऊपर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? जी इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो भी लैंड गिरेबर है जो वहाँ फिर आ जाते हैं, क्योंकि वाचन वार हम परमानेंट वहाँ रख नहीं सकते, तो फिर वो आके फिर वो कर लेते हैं, फिर हमें करना पड़ता है। तो अब हमने उनको FIR करके उनको अरेस्ट करवाने का हमारा वो है इंशाल्लाह। मंगी साहब, आपसे पहले 3 डायरेक्टर जनरल इस ओहदे पे रहे हैं, उन सबसे यही बात हुई है,
वो तो चले गए, लेकिन इंडस्ट्रियल जोन आज तक जो है वो खाली नहीं हो सका। ये फरमाइएगा जो आपके इदारे में भी कुछ अनासिर होंगे जो सपोर्ट करते होंगे, ऐसे तो नहीं है कि लैंड ग्रैबर से कब्जा हो गया, आज तक किसी एक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है? और ये बताएं डीजी रेंजर साहब से आप क्या जो है दरखास्त करेंगे, क्योंकि अब जो है लैंड ग्रैबर इतने ताकतवर है, रेंजर्स के बगैर तो आप सक्सेसफुली जो है कामयाब ऑपरेशन नहीं कर सकते वहाँ पर। बिल्कुल, हम हमेशा से करते हैं और इस दफा तो फिर हमने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बाइंड किया है ताकि वो जो है वो हम लोगों की सपोर्ट करें, रेंजर्स और जो है पुलिस। तो इस दफा हमें इंशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की, तो हम इंशाल्लाह इसको करा देंगे। ठीक है मंगी ये साहब, हमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, इंशाल्लाह इस दफा इस अपॉर्चुनिटी को हम करेंगे। थैंक यू मंगी साहब, साथ आप मौजूद और आपने एक टाइम फ्रेम भी दिया है, तकरीबन महीने का वक्त आप कह रहे हैं कि जिसमें आप ये एक्शन करेंगे। अली उन्होंने तो कहा एक महीना, तो लेट्स सी एक महीने में एक्शन करते हैं। जिस तरह आपने भी कहा 3 डायरेक्टर्स पहले भी थे, लेकिन और इनके जाने के बाद में चीजें वैसी की वैसी ना हो जाएगी, ये मैंने कोशिश की कि वो जवाब दे देते कि इसको वो कैसे मेक श्योर करेंगे। देखिए वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब के लिए एक अहम जो है ये चैलेंज है, अगर वो उसको अहमियत दें। सबसे अहम बात ये, साइंस सरकार तो बस क्या ही कहने कि इंडस्ट्रियल जोन कोई 1-2 प्लॉट की बात नहीं हो रही, 800 से ज़ायद प्लॉट हैं वहाँ फैक्ट्रियाँ लगनी थी, कोई आम शहरी भी नहीं है। मतलब जो लोग सरमायाकारी करना चाह रहे हैं वो फैक्ट्रियाँ लगाते, रोज़गार मिलता। केडीए इस वक्त माली बुरान का शिकार है, वहाँ के 4000 मुलाजमिन सैलरीज के लिए परेशान है, उनकी आमदनी में इजाफा होता है केडीए की। आज तक ये बता दें वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब स्कीम 41 में आता है सरजानी का इलाका, आज तक एक विजिट नहीं किया। और दूसरा ये केडीए में तो बैड गवर्नेंस की कई मिसालें हैं, वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम आज तक नहीं ले सका, हाजिरी कुछ पता नहीं है, लोग रोज़ रुल रहे होते हैं, हज़ारों शहरी कराची वाले सिक्स सेंटर जाके। केडीए के तो हम तो गए हैं, यहाँ पर नो एरिया केडीए ने करार दे दिया, तो वो नहीं, हम तो जाके दिखाया है हमने कि भाई यहाँ लैंड ग्रैबर्स बैठे हैं। ये यकीनन रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए, तमाम इदारों के लिए भी एक सवाल निशान है कि कराची ऑपरेशन में जहाँ आपका दावा है कि जुराइम पेशा नासिर आपने खत्म कर दिए, तो लैंड ग्रैबर्स कैसे कराची में सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे पूरा एक इलाका इंडस्ट्रियल जोन जो बनना था उस पर कैप्चर कब्जा करके बैठे हुए। तो यकीनन वज़ीर बल्दियात सिंध जो है आजकल उनका मसला ये है कि वज़ारत से ज़्यादा वो पीपल्स पार्टी को और सियासत में जो है वो सरगर्म है। वज़ारत के जो महकमे हैं उनके माथे से, इसमें केडीए हो गया, एमडीए हो गया, एलडीए हो गया, उस जानिब उनकी तवज्जो इंतहाई कम है। खैर फिर भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं कराची वाले के शायद वो दिन आए जो लैंड ग्रैबर्स का शहर से खात्मा हो सके। अब तो अदालत ने कह भी दिया है, अब तो बहुत सारे काम इनको करना भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे, केडीए के बारे में बता रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है। हम आपको इस शहर की बात, इस मुल्क की बात तो बताते हैं, आज आपके सामने शाम का किस्सा रखते हैं जहाँ बम धमाके आए रोज़ होते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, जो बच जाते हैं उनको माजूरी का रोग लगता है, चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। और इसमें हर उम्र के अफराद हैं जिनके जिस्मानी आज़ा नहीं रहे, जो माजूर हो गए। ऐसे अफराद की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अब उनको एक किरण मिली है, उम्मीद की किरण। गाइड नामी तंजीम ये मसनूई आज़ा लगा रही है, एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। जंग जिंदगी भर का गम देती है और यही गम मिल रहा है जंगज़दा शाम को, जहां बम धमाकों ने न सिर्फ अमलाक बल्कि कई जिंदगियों को राख में मिला दिया। कोई धमाकों की हौलनाक आवाज से कुव्वत समात से महरूम हुआ, किसी की बसारत गई तो कोई हाथ और पांव से लाचार हो गया। ना समझ में आने वाली इस जंग ने कई नन्हे फूलों को न सिर्फ प्यारों से दूर किया बल्कि जिस्मानी आज़ा से भी महरूम किया। लेकिन अब इन गम के मारों की जिंदगी में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि शाम में नई गाइड बम धमाकों में जख्मी बच्चों और बड़ों की जानें बचाने के लिए मसनूई आज़ा का इस्तेमाल कर रही है। बरतानवी फौज के साबिक कप्तान डेव हेंसन और इदलिब के सर्जन डॉक्टर मरहफ तरबियती गाइड का सेंटर चला रहे हैं, जहां न सिर्फ मुतासरीन के आज़ा की पैवंदकारी की जा रही है बल्कि दूसरे लोगों को तरबियत भी दी जा रही है ताकि वो जंग में जख्मी होने वालों का इलाज कर सकें। जनाब वापस आपको अपने मुल्क में लेकर आते हैं। कहाँ पर क्या मसला था ये हमने आपको बताया, लेकिन अब क्यों ना ईद कुर्बा की बात कर ली जाए, कुर्बानी के जानवरों की बात कर ली जाए। कराची की मवेशी मंडी में 20 मन से भी जायद वजनी टाइगर, इसकी तो धूम मची हुई है। कीमत बताएं, कीमत 12 लाख बस यानी 12 दफा लाख रुपए। हाँ जी, ये बैल, फल और मक्खन का दीवाना है। तो इसी बारे में मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। या बिल्कुल, मवेशी मंडी में यूँ तो हर तरह का जानवर मौजूद है, लेकिन आज मैं जो आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है टाइगर। और ये हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे फरहान यूसुफ की। ये टाइगर जो है बड़ा तनुमन पला हुआ जानवर है और लगता ऐसा है कि जिसने भी पाला है बड़ा दिल से और बड़ी मेहनत से पाला है।
वज़न इसका बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 मन के लगभग है। और अब इनके जो यहाँ पर मालिक हैं उनसे हम मालूम करते हैं कि टाइगर जो है वो है कितने का। सर ये बताइए कि टाइगर की क्या कीमत आप मांग रहे हैं, कितना वजन है, क्या खाता पीता है? ये जो जानवर आप देख रहे हैं इसका नाम हमने टाइगर रखा है। ये दूध, मक्खन, ड्राई फ्रूट, खास ग़िज़ा है इसकी, और इसका वेट कम से कम 20 मन से तो प्लस है, इससे कम नहीं है, माइनस नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ का एक और जानवर था जो हमारे पास बिक चुका है, जिसका टोकन हो चुका है। इंशाल्लाह इसको भी कोई शौकीन मनपसंद आदमी लेके जाएगा। तो अंदाज़न क्या कीमत लगा रहे हैं सरकार आप इसकी? इसकी कीमत 12 लाख रुपए है टाइगर की। यस, 12 लाख। अच्छा, इसका रोज़ का खर्चा कितना जो आप चीज़ें बता रहे हैं, फल खा लेता है, दूध पी लेता है? डेली खर्चा कम से कम इसका 20 से 22 हज़ार रुपये है। 20 से 22 हज़ार। ये समझ लीजिए कि हम अपनी मेहनत के पैसे नहीं लेते, ये एक फरीज़े के तौर पे एक अदा करते हैं ताकि लोग एक अच्छी से अच्छी चीज़ लेके आएँ और निहायत ही मुनासिब कीमत में। जनाब ये है टाइगर जो ब्राउन कलर का भी है, इसके सर के और गर्दन के साइड पे थोड़ा सा ब्लैकिश शेड है, लेकिन वाकई ये जानवर देखने से लगता है कि है गुसीला। लेकिन देखें कि अब ये टाइगर जो है ये किसका मेहमान बनता है और अल्लाह की राह में ये कब कुर्बान होता है। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और ज़बरदस्त ये तो टाइगर था, 12 लाख से कीमत ज़्यादा तो है, बट एनीवेज बढ़ते हैं आगे और सैर करने कुछ म्यूजियम्स की। आप बिल्कुल दिल थाम के सैर करनी पड़ेगी। ओके, क्यों? सांस भी रोक के सैर करनी पड़ेगी। डर भी लग सकता है, कराहत भी हो सकती है, घबरा भी सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। रिपोर्ट देखते हैं। जायका या कराहियत, इसका इन्हिसार आप पर है, क्योंकि स्वीडन के इस फूड म्यूजियम में दुनिया भर से मुंतखब 80 डिस्गस्टिंग फूड रखे गए हैं। और ख़ास बात यह है कि सयाहों को इन्हें सूंघ कर, चख कर और छू कर महसूस करने की इजाज़त है। और अब लिए चलते हैं तुर्की, जहां बालों वाला म्यूजियम सबको हैरान करने के लिए काफी है। म्यूजियम में दुनिया भर से 16,000 मर्द और ख्वातीन के बालों को रखा गया है। कटे बालों के बाद अब टूटे दिलों का जिक्र। अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप्स अपनी अलग पहचान रखते हैं, जहां रिश्तों में नाकाम होने वाले अफराद यादगार चीजें छोड़ जाते हैं। भारत का टॉयलेट म्यूजियम भी अलग पहचान रखता है, जहां कई साल पुराने 2,500 टॉयलेट्स तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। नूडल्स के शौकीन अफराद को जापान जाना चाहिए, क्योंकि वहां सैकड़ों किस्म के नूडल्स इंतहाई मुनफरिद अंदाज में महफूज किए गए हैं। जिंदगी के रंगों के बाद अब मौत की झलक। अमेरिका के म्यूजियम ऑफ डेथ में सीरियल किलर से मुताल्लिक आर्ट वर्क को खुसूसी अंदाज में पेश किया गया है। मेक्सिको का अंडर वाटर म्यूजियम भी इंतहाई मकबूल है, जिसे 2009 में पहली दफा सयाहों के लिए खोला गया। यही नहीं, जो केले मार्केट्स में मिलते थे वो अमरीकी इंटरनेशनल बनाना म्यूजियम में मौजूद हैं, जहां की हर शय केले की शक्ल की है। आगे बढ़ते हैं और जरा हेल्थ से रिलेटेड एक अहम इशू आपके सामने रखते हैं और बात करते हैं सिंध की, जहां पर तकरीबन 5 साल से कम उम्र के 50% बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से हो नहीं रही। कौमी ग़िज़ाई सर्वे रिपोर्ट इसने परेशान कर दिया है, इंतहाई परेशान कर दिया है। तशवीशनाक स्टैट्स है जो सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद हुआ और यहाँ सर्वे के आदाद व शुमार बताए गए। ये मालूम हुआ कि हर 10 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार होते हैं। सर्वे से ये भी जाहिर हुआ कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों से 40% बच्चे वज़न की कमी का शिकार हैं और सूबा सिंध में 5% बच्चे वज़न की ज़्यादती का भी शिकार है। सर्वे सूबे भर के 18,766 घरों से इकट्ठी की गई मालूमात पर मबनी था। ये सर्वे इंतहाई परेशान कर देने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना आज इसके ऊपर बात करें। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आयशा इसी सिलसिले में नया दिन की मेहमान बनी है, हमको ज्वाइन किया। वेलकम टू नया दिन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल सलाम। अच्छा, ये जो कुछ आदाद शुमार हमने आपके सामने रखे हैं ना, 5 साल से कम उम्र बच्चे, उनका वज़न इंतहाई कम होना या कुछ बच्चों का वज़न इंतहाई ज़्यादा होना सेहत की अलामत नहीं है। ये जो थोड़े से आदाद शुमार हमने आपको बताए कितने तशवीशनाक है। और आगे के 15 साल 20 साल इस तरह से कैसे देखती हैं आप? हर 10 में से 2 बच्चे किसी न किसी ग्रोथ के इशूज़ में है। नहीं, ये वाकई बहुत तशवीशनाक है, ठीक है।
और मैं चूँकि पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करती हूँ, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि कोई भी ऐसा पहलू अपनी बात में ज़रूर लेके आऊँ जिसमें पॉजिटिविटी हो। ठीक है, मैं पाकिस्तान की सपोर्टर्स में हूँ और पॉजिटिविटी हर चीज़ में शो करती हूँ। मेरे बुज़ुर्गों ने भी हमेशा यही कहा कि जिस थाली में खाओ ना बेटा, उसमें कभी भी छेद ना करो। ठीक है, तो मेरी जवाब भी हमेशा ऐसी ही चीज़ को शो करेगा जिसमें पॉजिटिविटी हो। हम जो रिपोर्ट्स लेके आते हैं या शो करते हैं ना, जो आप लोगों के सामने रिज़ल्ट्स आते हैं या जो रिपोर्ट्स बनती हैं, वो कभी भी रिपोर्ट्स या परसेंटेजेस जो होती हैं, जी, वो ऐसे आपके सामने नहीं आ सकती जब तक उसके सामने कोई भी कलेक्टिव सैम्पलिंग ना हो रही हो। ठीक है, आपके सामने तो एक परसेंटेज आ जाती है कि जी फ़लाँ ये है परसेंटेज और इतने बच्चे इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम वर्क होती है। ये एक आसान काम नहीं होता। हमारी बहुत सारी टीम्स बहुत सारे गांव में जा रही होती हैं, बहुत सारे विलेजेस में जा रही होती हैं, रूरल एरियाज़ में जा रही होती हैं, तब जाके एक रिपोर्ट आपके सामने मीडिया पे आ रही होती है। ये एक छोटा काम नहीं होता। हमारे पास अगर बच्चे बहुत अंडर ग्रोथ परसेंटेज के पास आपके रिज़ल्ट में आ रहे होते हैं, तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है, एक बहुत रिज़ल्ट होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग ब्लड सैंपल्स भी ले रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे फूड सैंपल्स भी आ रहे होते हैं, उसमें यूरिन टेस्ट भी आ रहे होते हैं, और बहुत भी चीज़ें होती हैं जो मैं इस वक्त मुश्किल टर्म्स यूज़ नहीं कर सकती, बहुत सारे लोगों को तो समझ ही नहीं आएंगे। ठीक है, इस वक्त जो बच्चे बहुत ज़्यादा अंडर ग्रोथ होने का शिकार हैं, उसकी वजह हमारा एक तो सबसे बेसिक फैक्टर्स में पानी का ही इस्तेमाल है। दुरुस्त। हमारा बेसिक 90% तो पानी ही ठीक नहीं है। जो पानी का इस्तेमाल ही हम अपने बच्चों को नहीं ठीक तरीके से दे पा रहे, एक तो बॉयल फॉर्म में ही वो पानी नहीं जा पाता, ये इसकी बड़ी वजह है। इसकी बेसिक रीज़न ही ये होती है कि खाना तो आता ही बाद में है, वो पानी ही सही तरीके से बॉयल फॉर्म में बच्चे को नहीं जा पाता, उससे ही उस बच्चे का पेट ख़राब होता है। खाना तो आता ही बाद में, खाना तो फिर भी पक के चला जाता है ना बच्चे के पेट में, वो पानी से ही उस बच्चे का पेट ख़राब होता है, और उसकी वजह से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, उसको लूज़ मोशंस होते हैं, और उससे जो है वो उसको स्टूल्स होते हैं, वो डिहाइड्रेट होता है और वो उसका वज़न कम हो जाता है। जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मुतासर हो रही है, उसकी बेसिक रीज़न हो गया पानी। हाँ, वो सही नहीं है, उसका इस्तेमाल भी हम सही से कर नहीं रहे। ठीक है, दूसरा जो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि हमारे यहाँ अब तक वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो रही। हम तो अब तक पोलियो को ही नहीं सही तरीके से ले पा रहे, हमारा पोलियो का ही, हम पोलियो से ही नहीं अपने आप को निकाल पा रहे, तो बाकी जो DPT और बाकी सारे हैं वो तो इतने सारे रीज़न्स हैं, फिर उसमें कॉस्ट भी आ जाती है वो चीज़ें। तो वैक्सीनेशन, पानी, हाइड्रेशन है, फिर सैनिटेशन है, फिर सफाई सुथराई, ये सारे हैं, तो ये इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और हमें इन चीज़ों को लेके चलना है। तो ये एक बहुत सारा टीम वर्क है, और हम घर घर जाके, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मीडिया ने इतनी तरक्की कर ली है और टेलीविज़न और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि माओं में फिर भी अवेयरनेस आ रही है, माएँ काम भी करने लग गई हैं, एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा बेहतर होने लग गया है। लेकिन हम इस चीज़ को क्यों नेगेटिव उसमें लेके जाएं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत फिर भी पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। ये तो आप ठीक बात कर रही हैं, लेकिन अगर हम मजमूई सेहत की बात करें तो उसमें सिर्फ चंद बड़े शहर नहीं, उसमें फिर दही इलाके भी आ जाते हैं, हाँ। गांव गोट भी आ जाते हैं, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी भी वहाँ पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं ये चाह रही थी कि ये बच्चों की ग्रोथ के इश्यूज़ का होना, बच्चों का अंडरवेट होना या फिर उनका मोटा होना, ये इसको थोड़ा सा एड्रेस करें ज़रा। जो पेरेंट्स अभी सुन रहे हैं, जो माएँ अभी देख रही हैं हमें, उनको थोड़ा सा बताइए कि ये जो 5 साल से कम उम्र बच्चा है, इसको बैलेंस डाइट दी जाए तो कैसे, और ये पता कैसे चले कि मैं तो सब कुछ खिला पिला रही हूँ इसको, लेकिन मेरे बच्चे में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और मुझे इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, वो वाला अगर आप थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर हमें कुछ बता दें। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, इस पे एक तो ये है कि मैं तो खुद माँ हूँ, ठीक है, तो हर औरत माँ है, मैं भी माँ हूँ, और ये चीज़ें मैं खुद फेस कर रही हूँ। 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती,
ठीक है, आपने खुद बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करना है, बच्चे ने वो ही करना है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। बच्चा बिल्कुल बंदर की तरह, ही इज जस्ट लाइक अ मंकी, वो कॉपी करेगा, ठीक है। आपने बच्चे से नमाज, हाँ आपने अगर बच्चे से नमाज पढ़वानी, हाँ आपने बच्चे से नमाज पढ़वानी है, आप खुद नमाज पढ़ें, बच्चा कॉपी करेगा। आपने बच्चे से कलमा पढ़वाना है तो आपने खुद कलमा पढ़ना है, आपने बच्चे से सब्जी खिलवानी है तो आपने खुद खानी है, ठीक है। मेरे हस्बैंड को दाल और सब्जी सख्त नापसंद थी, अब वो खाने लग गए, ठीक है, तो मेरे बच्चे भी खाने लग गए। तो वो चीज़ बच्चा वो करेगा जो आपके घर में हो रही होगी, ठीक है। तो आपने बच्चे से जो काम करवाना है वो आप मियाँ बीवी ने यानी माँ बाप ने खुद करना है, तो वो बच्चा करेगा। और उसमें भी मैं चाहूँ अगर एक पॉइंट आप इसको भी एलैबोरेट करें, क्योंकि बच्चा तो कॉपी कर रहा है, हाँ। लेकिन बच्चे की पैदाइश से भी पहले माँ ने कितना ख्याल रखना है अपना, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सबसे अहम रोल तो वही है, वही टाइम है। जिस वक्त माँ बनने लगी वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और उसका हस्बैंड उस वक़्त से ही उसकी वो केयर वो शुरू कर दे, और पूरी फैमिली, और अगर वो वर्किंग वुमन है तो इवन कोलीग्स उससे ज़्यादा, माँ का तो रोल उससे भी ज़्यादा होता है। हम तो ये समझ रहे होते हैं ना कि वो तो औरत है, और अगर वो वर्किंग वुमेन है तो प्लीज़ वो तो और ज़्यादा मोतबर है और ज़्यादा इज्जत के काबिल है, क्योंकि हस्बैंड तो कमा के ला रहा है, माँ तो घर भी देख रही है, बच्चे भी देख रही है, कमा के भी ला रही है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं अपने हस्बैंड के बारे में बता रही हूँ, मैं ये कॉफी बनाना अंडे वाले उससे बहुत आगे। हाँ, तो ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात ही नहीं है। ये तो मैं तो कहती हूँ कि औरत अगर कमा के भी ला रही है, वो माँ भी है, उसके बच्चे भी हैं, तो उसके तो ग्रेड्स और ज्यादा हैं। और जब हम ये स्टैट्स देखते हैं तो इसलिए हम ये बात करें क्योंकि अगर 50% बच्चे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मुतासर है, तो जाहिर है एक पहला जो स्टेप है, जब बच्चे की पैदाइश से पहले माँ ख्याल रखे, फैमिली ख्याल रखे, तो ये स्टैट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। बच्चा ही इतना हेल्दी पैदा होगा कि रूटीन आगे भी बेहतर रहेगी। तो ये एक अहम रोल था। थैंक यू सो वेरी मच, आप सब मौजूद थे, और वाकई ये जब सिर्फ सिंध के हमने सामने रखे थे, वैसे पूरे मुल्क के स्टैट्स कुछ ऐसी हैं। लेकिन किरण, कोई आज जादू करें, कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ कि जिनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर मुतासर है, कोई सही से खा नहीं रहे, कोई फक्की दें, कोई उन्हें टैबलेट बना के दें। आपने पौधा भी खाया था, कुछ ऐसा चक्कर चलाए ना आज। जी हाँ जी, मैंने देखा था, पत्ते चबा रहे थे, खा रहे थे, मैंने देखा था। वैसे हम बच्चों की बात कर रहे थे ना, तो हम ये सोच रहे थे कि कोई जादू हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए कि सारे के सारे बच्चे बिल्कुल महफूज हो, सेहतमंद हो। और करिश्मे और जादू की बात ये कर रहे हैं, तो जादूगर से नहीं मिलवाऊंगी मैं। पहले बताते तो है ना कि है क्या, क्योंकि मोरिंगा या सुहांजना कितने विटामिन्स होते हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितनी कैलोरीज होती हैं, और कितना ही करिश्माती पौधा होता है, और इससे किस किस्म के अमराज का इलाज हो जाता है, और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। छुरी उठाई भी, अल्लाह खैर, खुदा खैर करे। देखिए आजकल कैसे हैं आप? किचन में जाने के बाद सबसे पहली चीज जो है वो छुरी है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई गुस्से में आए तो वो छुरी है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, साइड में रख दो। सर क्या कर रहे हैं, बताइए ना हमें इस बारे में। असल में दो चीज़ें। सबसे पहली बात ये कि मोरिंगा की जो तारीख है, ये तो अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो साउथ इंडिया में मोरिंगा को तकरीबन 150 साल से मेरी मालूमात के मुताबिक हर खाने में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ आम तौर पर मोरिंगा का जो सबसे पहला पूरी दुनिया में इंट्रोडक्शन आया, वो आया सेनेगाल से। सेनेगाल में जो बहुत ज़्यादा कहत पड़ा हुआ था, और वहाँ जो पानी था वो पानी हमेशा गंदा होता था, इसलिए कि वो नीचे से मिट्टी में से पानी निकालते थे। वहाँ पर एक पासी वो था, सॉरी, एक फादर था चर्च का। उस फादर ने ये किया कि जब वो लोगों को लेक्चर दे रहा था, तो लेक्चर के दौरान कुछ पत्ते उसने पानी के जग में ऊपर डाल दिए। सही। लेक्चर जब ख़त्म हुआ तो वो पानी पूरा का पूरा साफ हो गया, और उसके अंदर जितनी भी मिट्टी थी ऑटोमेटिकली नीचे बैठ गई, और पहली मर्तबा वहाँ के लोगों ने बड़े अरसे के बाद साफ पानी देखा। ओके। इससे दुनिया में पहला इनकलाब आया,
और वहाँ से ये पता चला कि मोरिंगा के जो पत्ते हैं वो पानी को साफ करने की सलाहियत रखते हैं। मैं ये बात ख़ास तौर पर आज ये कह रहा हूँ कि हम आज बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे कि ये पानी बहुत ज़्यादा इस वक्त तूफ़ान आने वाला है और उन तमाम चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों तक ये पैगाम पहुँच रहा है, ये कोशिश करें कि मोरिंगा को किसी तरह अपने पास रखें। अगर खुदा न खास्ता पानी में किसी किस्म के जरासीम आ रहे हैं, किसी किस्म की बीमारियाँ आ रही हैं, प्लीज़ मोरिंगा के पत्तों को पानी के जग में ऊपर डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली वो पानी आपका बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। ये बिल्कुल एक नई बात मैं कह रहा हूँ लोगों को। ओके, यानी जग में या जो भी कंटेनर है पानी का, उसमें पत्ते डालने कितनी देर डाले रखें? 15 से लेकर 20 मिनट। और पानी साफ हो जाएगा? खुद बहुत पानी साफ हो जाएगा, आपको नजर आएगा। ओके, यानी वो जो कंटेनर भी है तो उसमें डाल दें और जग में रखा है तो डाल दें, पानी साफ भी हो जाएगा। मोरिंगा की जब हम बात करें कि कितना करिश्माती पौधा है, थोड़ा सा अगर आप इसमें एलैबोरेट भी कर दें, कितनी न्यूट्रिएंट वैल्यू है इसकी, कैलोरीज, विटामिन्स कितने हैं, और अगर कंपेयर करें हम किसी चीज से। ये जादू कह रहे हैं तो क्यों कर कह रहे हैं? कितना कितना कुछ हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर 4 केलों के बराबर पोटेशियम है। ओके, इसमें 6 ग्लास दूध के बराबर कैल्शियम है। कितना लेकिन 100 ग्राम्स? अगर 100 ग्राम्स। अच्छा, इस तरह जितनी भी दुनिया की ज़रूरतें हैं हमारे जिस्म की, वो इसके अंदर मौजूद हैं। मैं जब पहली मरतबा मोरिंगा के बारे में पढ़ रहा था तो जो शख्स लेक्चर दे रहा था उसने ये कहा कि यार आप किसी भी बीमारी में कह दो कि ये इसका इलाज है, और बाद में पढ़ लेना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि वाकई उसका इलाज है। और मोरिंगा के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे कहनी है वो ये कि मोरिंगा अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। अगर कोई शख्स डायबिटिक पेशेंट है तो और वो मोरिंगा का पाउडर इस्तेमाल करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेंटेनेंस और शुगर को बेहतर कर लेगा। यहाँ मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, अपनी मेंटेनेंस को अच्छा रख रहे हैं या बुरा रख रहे हैं, इसका जो फैसला है वो सिर्फ उनकी रिपोर्ट करेगी। मेरी प्रैक्टिस में 90% जो शुगर के पेशेंट आते हैं वो ये कहते हैं कि जी हाँ जी हम तो दवा तो खा रहे हैं, 2.5 साल हो गए टेस्ट नहीं कराया। ये मेरा ख्याल है कि खराब तरीन रवैया है। रेगुलरली डॉक्टर को चेक कराएं। जब डॉक्टर को चेक करवाएं, शुगर चेक करें, सिंपल है, घर में आप स्ट्रिप रखी होते शुगर चेक कर लें। और अगर फर्ज करें कि आप डॉक्टर की बात करते हैं, मैं आपसे कहता हूं डॉक्टर तो बेचारा सिर्फ इतना सा करता है कि आपको लिख के देता है कि सुबह 40 यूनिट लगाइए, शाम को 40 यूनिट लगाइए। एक दिन आपका दिल चाह रहा है, आपने बेसन खा लिया, बेसन की रोटी खा ली है, उस दिन भी आप 40 यूनिट लगा लीजिए। जिस दिन आप दावत में गए हैं जहाँ पर जाके आपने मीठा भी खा लिया और कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, उस दिन भी 40 लगा लीजिए। मतलब खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। बात यह है कि आपकी जरूरत के मुताबिक इंसुलिन की डोज होनी चाहिए शुगर के पेशेंट्स की। और इसके साथ मोरिंगा कितना होना चाहिए? मोरिंगा सर ईमानदारी से अगर 500 ग्राम पर डे खाने लगे, 500 मिलीग्राम पर डे, आधा ग्राम, तो काफ़ी है। उससे आहिस्ता आहिस्ता मेंटेनेंस और शुगर बेहतर हो जाएगी। मैं एक छोटी सी बात, ये तो हमने दाल में खाया है अब तक, कि आप मुझे छील के रखा, वो बात भी कीजिए, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, वो दाल वाली बात जो कह रही है ना, मैं जो साउथ इंडियन की बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट वो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में खाने वाले लोग हैं, ये है वो जिसको हम आमतौर पे, एक तो ड्रमस्टिक वो होता है ना चिकन का होता है, ये ड्रमस्टिक जो है बहुत मशहूर जो ड्रमस्टिक है ये इस फली का होता है जो मोरिंगा की फली है। वहाँ के लोग उसे मूंगे की फली कहते हैं, स्वाहिना कहते हैं, बहुत तभी से ड्रमस्टिक ट्री भी कहते हैं। ड्रमस्टिक ट्री इसीलिए कहते हैं, मेडिकल ट्री कहते हैं, इसलिए का भी तमाम तहकीकात होगी। मेरी दरख्वास्त ये कि मैं शुगर के लिए हम जब बात कर रहे थे तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जी सर, एंटी डायबिटिक मेडिसिन की, अगर हम हर्बल मेडिसिन की बात करें तो दुनिया की एक बहुत बड़ी दवा है, उसका नाम है मेथी दाना, फेनुग्रीक। फेनुग्रीक के बारे में, मेथी दाने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर तुम्हें मेथी दाने के फ़वाइद के बारे में इल्म हो जाए तो तुम इसे सोने का भाव खरीदो। ये हदीस मुबारक है। तो मैं इतना सा मेथी दाना, इतना छोटा सा, तो मैं एक रेसिपी बताना चाहता हूँ। तकरीबन 1 टीस्पून, मैंने क्योंकि बड़ा टीस्पून आपका हिसाब किताब अच्छा है, आपने उसी से टीस्पून का काम ले लिया। तो ये मेथी दाना, ओके, कलवंजी 1 मेथी दाना और तकरीबन 1 टेबल स्पून मोरिंगा। ये बस ये 3 चीज़ें 1 गिलास पानी में उबालिए,
इसको छान लीजिए और पी लीजिए। आप यकीन कीजिए कि शुगर लेवल जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा आहिस्ता आहिस्ता। जो इस वक्त मैंने जो फिगर्स पढ़ी हैं उनमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं अमेरिका में इस वक्त जिन्होंने सिर्फ मोरिंगा खाकर अपनी इंसुलिन लेवल छोड़ दी। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि खुदा के लिए अपना टेस्ट लाज़मी कीजिए। कराएं। टेस्ट अगर नहीं कर रहे तो अंधेरे में तीर मारना हमेशा नुकसान देगा। मैनेज करने के लिए, लेकिन ये एक अच्छा फॉर्मूला था। ये ना हो ना ज़्यादा पिए और शुगर बहुत डाउन हो जाए, चेक ही ना करें तो काम खराब हो, इसलिए चेक लाजमी शुगर साथ करते रहें। अच्छा, मैं एक और बात, आपने बात कही तो मैं अर्ज़ करूं, किसी शख्स का शुगर लेवल अगर कम हो जाए, वो हाइपो में चला जाए, तो मैं एक उसूल अर्ज करना चाहता हूं। हमेशा होता है ये कि एक शख्स हाइपो में गया, एक ग्लास अम्मा ने दे दिया, एक बेटी ने दे दिया, एक बीवी ने दे दिया, नुकसान हो जाता है। थक नो। हमेशा याद रखिए कि अगर आप हाइपो में खुदा न खासा चले गए हैं तो आपको 1 ग्लास शरबत पी लेना है, 1 ग्लास। 15 मिनट इंतजार कीजिए, 15 मिनट के बाद आप रीटेस्ट कीजिए। अगर आपने रीटेस्ट में भी हाइपो में हैं तो फिर आपको दूसरा ग्लास शरबत पीने की इजाज़त है, अदरवाइज नहीं। बहुत आपने ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया है। ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे हैं कि जब पेशेंट का शुगर लेवल लो हुआ और वाकई पूरे घर वालों ने या एक शख्स ने 2, 3, 4 ग्लास दे दिया पानी शरबत का बना कर जूसेस, और वाकई उसके बाद सब 400 रुपये। मेरी दरख्वास्त नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि उसूल की बात कर रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई पेशेंट कभी हाइपोग्लाइसीमिया में जाए तो उससे अपनी अगली इंसुलिन की डोज को रिवाइव करना चाहिए। ओके, ये 2 उसूल हमेशा अपनाइए, वरना फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। मैं शुगर की अगर बात करूँ, जी। अच्छा, हम लोग आमतौर पे मोरिंगा है, मोरिंगा के पाउडर हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। ये तरीका है कि जी मोरिंगा के जो पत्ते हैं वो धोएं और धोए के लटका दें, लटकाएं और जब वो सूख जाएं तो उसको पाउडर बना लें। ये शायद मोरिंगा के साथ ज्यादती है। अच्छा, उसकी वजह है कि मोरिंगा को आपने धो लिया और आपने हवा में लटका दिया, क्या उसमें बैक्टीरिया आ सकता है? सर, हमारे यहाँ तो बड़ा कॉमनली ये लोग यूज करते हैं। फ्रेश पत्ते पीस कर अगर आप इस तरह खा रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन है। अदरवाइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बगैर आपको मोरिंगा इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए कि ड्राइंग प्रोसेस को अगर उन बैक्टीरिया फ्री न किया जाए तो फिर वो आपके लिए शदीद नुकसानदेह हो जाएगा। यानी दरख्त तोड़ें धोकर खा लें, वो बेहतर है। हाँ, वो पत्ते ज़्यादा हैं। मैं आपसे करूँ, मोरिंगा के पत्तों का पाउडर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर है वो ये मौजूद है। ठीक है, हमेशा इसे इस्तेमाल कीजिए। इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आधा टीस्पून आप वैसे ही खा लीजिए। मैंने एक तरीका और ढूंढा है, जिसको किसी को ना आता हो कि जी बहुत कड़वा होता है, ये होता है, वो होता है, इसको दूध में मिला के पी लीजिए, इसको पानी में मिला के पी लीजिए, ऐसे ही फाँक लीजिए, इसके साथ पानी पी लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, इवन आप कैप्सूल में भर के ले लीजिए। लेकिन मैंने एक और तरीका सोचा। वो क्या? हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लीमू, नमक, चटनी बेहतरीन बन गई। वाह, हर खाने के साथ इस्तेमाल करते जाएं। चटनी वो आप 1 चम्मच अपनी प्लेट में डालें, उसके साथ आधा चमचा मोरिंगा मिक्स करें। मोरिंगा की डोज चली गई, आपको टेस्ट का एहसास नहीं हुआ, काम हो गया। जबरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद। वाकई ये एक करिश्माती पौधा तो है, लेकिन इसका दुरुस्त इस्तेमाल और इस्तेमाल कैसे करना है वो आप हमें बता रहे थे। थैंक यू वंस अगेन। बढ़ते हैं आगे, बाकी वापस अपने सोफों की जाने चलते हैं। वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं इसमें ऐड करूं कि वैसे आप इसमें कैरी भी डाल लें, टेस्ट और अच्छा हो जाएगा ना चटनी का। चली गई भाई, मिल रही है लाल बादशाह आम अभी है, उसकी बनाए हम। ठीक है, मैं आपकी ये आप ज्यादा पत्ते खाते हैं, आपको ज्यादा पता है। अच्छा, वैसे ये किरण कितनी अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और आप जरा अपने कम सामान रखना होता है, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू तो पूरी होनी चाहिए, तो उसमें भी आप ना ये मोरिंगा साथ ले जाएं और खाते जाएं। तो मुझे पता था ये कमाल आइडिया देंगे आप। कमाल आइडिया के साथ साथ कमाल का पाकिस्तान आज आपके सामने रखते हैं, क्योंकि कमाल का पाकिस्तान है, लेकिन ये कमाल कौन कर रहा है, कमाल है कौन, इसका भी तस्करा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा गुज़श्ता कई अरसे से पहाड़ी चोटियां सर कर रहे हैं, मुहिम जोई का रुझान जो है ये तो बढ़ता जा रहा है, और कई नौजवान पापा और बेटा साथ जाएं। जी नहीं, कमाल और उनके बेटे उन्होंने भी किया कमाल। ये वाकई कमाल की बात है। तो ये हम आपको दिखा भी देते हैं और बता भी देते हैं कि खूब इनकी धूम मची हुई है। कमाल हैदर साहब और उनके बेटे ये अहमद कमाल, ये मुहिम जो हैं और पहाड़ी चोटियां सर करते हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। कमाल साहब, सबसे पहले आप बताइएगा किस उम्र से आप मुहिम जोई कर रहे हैं, क्योंकि बेटे को तो आपने अभी से लगा दिया, खुद कब से कर रहे हैं? जी, मुझे कोई 20 साल का अरसा हो गया।
20 years almost. क्या उस वक्त क्या उम्र थी वो बताएं एग्जैक्टली मुझे, और अभी अपने बेटे की उम्र बताएं, ये कितने बड़े अभी? ये इस जस्ट 12 इयर्स में है और इसने 11 ईयर से 10 ईयर से इसने स्टार्ट लिया है। इसको ट्रेनिंग करवाई है, इसको विंटर के ज़्यादातर इसको विंटर में इसको सेशन करवाए गए हैं। मैंने जितनी पीक्स इसने की हैं, छोटी जो लो एल्टीट्यूड लेवल की है वो कागान वैली में किया और विंटर में किया इसने। अच्छा, बेटा पापा से आगे 4000 मीटर ऑलमोस्ट की इसने 5-6 जी लास्ट टाइम अभी इसने मंगलिक सर की है शमशाल वैली में क्रॉकरम अच्छा। की 6080 मीटर हाइट उसकी, और वो भी विंटर में जो की ये है? सोलो करके आया था ये। ओके, नो वो विंटर में, वो समर में किया और ये सोलो गया था। 18 डेज की एक्सपीडिशन थी। तो ये 18 डेज के जो एक्सपीरियंस था ये अहमद से पूछते हैं। अहमद जी 18 दिन फैमिली से दूर, और ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था आपका, जरा पहले ये तो शेयर करें हमसे। पापा की गाइडलाइन भी नहीं थी? पापा से गाइडलाइन दी पापा तो बता रहे हैं आपको। ये पता है अहमद कि 18 दिन जो रहे फैमिली के बगैर, और ये आपने पूरा जो आपका एडवेंचर था ये कैसा रहा था, जिसकी बात अभी कर रहे थे कमाल साहब? ये बहुत अच्छा रहा था। और कौन कौन सी चोटियां आप सर कर चुके हैं ये भी साथ बताएं जरा। हाँ चलो बताओ। विंटर में ज्यादातर किया है, और विंटर में किया है चंबर पीक और मूसा का मसल्ला और मकड़ा पीक और खंडा टॉप किया है। ओके, इमरान खान के इर्द गिर्द घूमते रहे। में मिंगलिक सर किया है। और ये शौक पापा की वजह से हुआ, उनको देख देख के, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि पापा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम भी चलो, खुद को भी शौक था ना? मुझे भी शौक था। और ये जो मूसा का मसल्ला ये आपने किया, कितने घंटे में किया? घंटे में नहीं, ये 2 दिन में किया। 2 दिन में किया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने भी कोशिश की थी, नाकाम हुए थे। अहमद विनर है। तो आगे चल के क्या करना है अहमद को? अहमद क्या सोचा क्या है आपने कि भाई मैं पहाड़ियाँ, मैं चोटियाँ भी सर करूंगा और इसके अलावा मुझे ये भी बनना है, इस प्रोफेशन की तरफ भी जाना है, क्या सोचा हुआ है? मैं अभी ट्रेनिंग करूंगा और मैं आगे अभी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाऊंगा। ये पापा के बगैर कैसे करोगे? पापा बता रहे हैं तो बोल रहे हो। नहीं, आगे बड़ी पीक करूंगा, पहले ट्रेनिंग करूंगा। कौन सी पीक करना चाहते हो? स्पांतिक। यही क्यों, इसमें क्या खास है? उसमें वो उसकी तो हाइट भी इतनी हो, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वहां जाना है। जी। अच्छा कमाल साहब, आप भी मुझे बताएं कि जब अहमद साथ जाता है आपके और आप कई जगह पर ज़ाहिर गाइड भी करते हैं, कभी ऐसा होता है अहमद ने कहा नहीं बस मैं थक गया, और फिर आपने मोटिवेट किया और फिर आपकी मोटिवेशन से उसने कहा कि फाइन आई डू इट? ये सबसे एक ना अमेजिंग बात है कि जब मैं इसको फर्स्ट टाइम लेके गया था गंगा चोटी पे, ही वाज जस्ट 9 इयर्स ओल्ड, तो मैंने इसको जस्ट ऐसे ना ले गया क्योंकि इसका शौक बहुत था। ये बचपन में ना खिड़कियों पे चढ़ जाता था जब ये 3-4 साल का था, तो ऊपर चढ़ के रोता था कि मुझे नीचे उतारो। तो मुझे उस पर कुछ शक हुआ, खंबे पे चढ़ जाता था, खंबे पे चढ़ के रोता था कि मुझे नीचे उतारो। तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा ना आइडिया हुआ कि ये इसका बाय बर्थ मुझे ये खंबे पे चढ़ता क्यों था, विंडो पे चढ़ता क्यों था? क्या बचता था आपसे और अपनी मामा से डांटते मारते तो नहीं थे इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये पैशन ऐसा है कि इस पे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो जब मैं इसको फर्स्ट टाइम लेके गया तो गंगा चोटी पे, तो इसने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी, जबरदस्त। तो मुझे वहां से फिर मैं भी सीरियस हुआ, और मैंने क्योंकि विंटर इसलिए करवाते हैं कि आप जब भी माउंटेन में जाएंगे हाई लेवल पे तो 5000 से ऊपर विंटर स्टफ 5000 के ऊपर आपको पता है स्नो मिलती है, इसलिए विंटर में हमने इसको ज्यादा प्रैक्टिस करवाई। मैंने 1.5-2 साल इसको मुसलसल मैं विंटर में इसको करवाया। और उसमें जरा सांस को बहाल रखना ये बड़ा चैलेंज होता है। जितना ज्यादा आप विंटर में करेंगे उतना आपका सांस मैनेज होता है। जी बिल्कुल मैनेज होता है। उसके लिए आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, ताकि आपका जो ये सांस का जो लेवल है वो मतलब उसका मेंटेन रख सके, वो आपका स्ट्रेंथ बनता रहे, स्टेमिना बनता रहे। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जी बिल्कुल किसी मरहले पे ऐसा हुआ कि आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो चलेगा मेरे साथ ना, पीक्स पर जाएगा ये, और वाइफ आपकी कह रही है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी?
जी जी बिल्कुल हुआ था। जब मैं इसको सोलो भेज रहा था 18 डेज के लिए शमशाद, मैं साथ नहीं जा रहा था, तो वो फैमिली की तरफ से ये बिल्कुल क्वेश्चन मार्क था कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, कम से कम आप तो साथ जाए ना, कोई ग्रुप भी साथ नहीं जा रहा है। मैंने कहा आप फिक्र ना करें, वहाँ पे सारे इंतजामात है, गाइड है, मुकामी लोग हैं, वो इसको लेके जाएंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। लेकिन फिर ये है कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव किया। उन्होंने कहा डेफिनेटली आप अपने बेटे को भेज रहे हैं तो आपने सारी चीज़ें जो है ना मेजरमेंट कर ली होंगी, सारे सेफ्टी मेजरमेंट कर ली होंगी। बहरहाल हमारा दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन बहरहाल इसका शौक़ है, आप भी इसके बैक हैंड पे हैं, तो फिर जाने दिए। दादी ने बड़ा एतराज़ किया लेकिन चले एतराज़ जितना भी आया, लेकिन आपने सपोर्ट किया, आपने मोटिवेट किया, और जिस तरह आपने कहा कि और चोटियां सर करनी है, मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और ज़ाहिर है फैमिली की मोटिवेशन के बगैर तो बढ़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। हम नहीं हो सकता ना, आप फैमिली का गेस्ट नहीं जा सकते। ट्रू। तो अहमद को हम कहते हैं विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जो आप नए प्लान्स कर रहे हैं, जो दीगर चोटियां सर करने का इरादा आप रखते हैं। जब आप चोटी सर करके आएंगे तो दोबारा आपको बुलाएंगे, दोबारा आपसे बात करेंगे। अभी आप कहेंगे शुक्रिया। हम देख रहे थे कमाल की नज़र से पाकिस्तान, और कमाल जब पाकिस्तान देखते हैं तो वो चाहते हैं उनका बच्चा, उनका बेटा भी उसी नज़र से पाकिस्तान देखे। और पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो बच्चों की बात जब करते हैं, जो स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे उनकी बात तो हम करते हैं, लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो कितना सीख पा रहे हैं, वो कितना पढ़ पा रहे हैं, इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विल्सन सेंटर के एशिया प्रोग्राम की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मुल्क भर में 2 करोड़ 30 लाख बच्चे वो स्कूल की तालीम से महरूम हैं, और दुनिया भर में दूसरी बड़ी तादाद है। तशवीशनाक बात। अखबार में शाया इस रिपोर्ट में निज़ाम तालीम की कमज़ोरी का अहाता किया गया है। स्कूल्स में ज़ेरे तालीम बच्चों में लिखने पढ़ने की सलाहियत के अदम परवान पर बात की गई है। साथ ही ये भी बताया गया कि स्कूल में कई बरस ज़ेरे तालीम रहने के बावजूद भी 3rd क्लास पास होने वाले तलबा में से आधे उर्दू या फिर मकामी ज़बान में एक जुमला पढ़ नहीं सकते। इसकी जो बुनियादी वजह है, तालीम के लिए गैर मुल्की ज़बान का इस्तेमाल है। बच्चे सबक समझ नहीं पाते और स्कूल छोड़ देते हैं। यहाँ एक मसला तो ये था कि भाई बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे। अब ये मसला आ गया कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं या तो वो बदल हो जाते हैं या वो बिल्कुल रट्टू तोता बने हुए हैं, वो आगे पढ़ भी नहीं पा रहे। और ये भी बहुत बड़ा मसला बन गया। बहुत बड़ा मसला है। आप अब इमेजिन कीजिए, घर में अगर आप एक रीजनल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तो हो, या चलिए उर्दू हो, और स्कूल जाए बिल्कुल अंग्रेजी में आपने बात करनी है, अंग्रेजी में पढ़ना है, घर के फिर उर्दू और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस, तो फिर बच्चा परेशान तो होता है। और ये लिखी पड़ी बात है कि जितनी ज़बानें बच्चा जानेगा वो उतना ज़मीन होगा, उसके लिए बहुत अच्छा है, माइंड फर्टाइल होगा। इसी पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है विल्सन सेंटर की ग्लोबल फेलो नादिया नवीवाला साहिबा ने। बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट भी तैयार की है। ये बताइएगा कि वाकई ऐसा है पाकिस्तान में कि कई बरस स्कूल जाने वाले बच्चे, यानी वो 2 क्लास 3 क्लास तक पहुंचते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जब पूछा जाए, उनको देखा जाए, परखा जाए, तो मालूम होता है कि वो तो पढ़ भी नहीं सकते, वो तो सही से कोई सेंटेंस नहीं बोल सकते, बना नहीं सकते, जुमला कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा ही है। हमें पता होना चाहिए कि जब एक बच्चा स्कूल जाता है पाकिस्तान में, और ज़्यादातर हमारे बच्चे जो प्राइमरी एज के हैं वो स्कूल में इनरोल्ड हैं, वो 3 साल बाद ज़्यादातर पढ़ नहीं सकते एक जुमला भी उर्दू में या उनकी ज़बान में। अब ये कहा जाता है कि तकरीबन 45% बच्चे एक जुमला पढ़ सकते हैं 3 साल बाद, मगर हमने ये नहीं सोचा कि उनको समझ में आती है या नहीं। अगर हम इसमें फैक्टर करें नॉट जस्ट लिटरेसी, पढ़ने की जो काबिल हैं, मगर समझना भी, तो एस्टिमेटेड शायद 4 से लेके 12% बच्चे पाकिस्तान में 3 साल बाद एक जुमला को पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। नादिया, ये बताइएगा कि क्या मादरी ज़बान और तदरीसी ज़बान इनका मुख्तलिफ होना भी सीखने के अमल में रुकावट है, क्या ऐसा है? जी, तो ये जो हमने रट्टा हम सब ने सुना है, हम सब ने इसकी शिकायत की है कि रट्टा 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 हमारा सिस्टम बना हुआ है। ये रट्टा जो ना, ये एक्चुअली हमारे ये लैंग्वेज ज़बान की मसले से आ रही है। अगर हमारे किताबें उर्दू और अंग्रेज़ी में होंगे, जो ज़बानें हमारे बच्चों को समझ में नहीं आती, तो वो सिर्फ रट्टा लगा सकते हैं। और यही हो रहा है। पाकिस्तान काफ़ी इस बात में
दूसरे मुल्कों से काफ़ी अलग है कि जब से बच्चा स्कूल आता है उसको एक किताब दी जाती है जो अंग्रेज़ी में है या उर्दू में भी है, और फिर ये बच्चा वो सिर्फ उसको यही भी बताया जाता है कि जो आपकी सोच है, आप सोचो कि एक बच्चा उसकी इतनी सारी जो एक बच्चे की क्रिएटिविटी होती है, जो हम चाहते हैं उनकी जो थिंकिंग है, वो कैसे सवाल पूछते हैं, मगर हम उनको बताते हैं कि आपकी जो पूरी सोच है आप अपनी कॉपी में भी नहीं लिख सकते हैं अगर ये एक फ़ॉरेन लैंग्वेज, एक अजनबी ज़बान में आप नहीं लिख सकते। तो पूरी दुनिया में बच्चे अपनी ज़बान में पढ़ते हैं, अपनी मादरी ज़बान में पढ़ते हैं, और उसी तरह उनकी सोच डेवलप होती है जब से वो छोटे होते हैं। नादिया, आप क्या समझती हैं कि स्कूल में अंग्रेज़ी के साथ, उर्दू के साथ मादरी ज़बान, इसका भी अमल दखल होना चाहिए, तदरीसी अमल का ये हिस्सा होना चाहिए रीजनल लैंग्वेज को? मैं एक बच्चे से मिली थी पेशावर में, और मैं उनसे, उसको मुश्किल ही हो रही थी एक जुमला पढ़ने में उर्दू में, जो लिखा हुआ था अब्बू और चाचा बच्चों को पार्क ले गए। और काफ़ी बच्चों से मैंने पूछा था, ये ग्रेड 2 के बच्चे थे, पेशावर की बहुत अच्छी गवर्नमेंट स्कूल में, बिल्कुल बीच में शहर के, और ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। तो मैंने इस बच्चे से पूछा कि आप कहाँ पर रहते हैं, और आपका नाम क्या है, और आप स्कूल के बाद क्या करते हो, और वो सिर्फ मुझे एक एक लफ्ज़ की जवाब दे रहा था, और काफ़ी अटक अटक का बोल रहा था, जैसे मैं, आपको क्या पसंद है पेशावर के बारे में या जहाँ पे आप रहते हो, एक रोड है उसने बोला, तो वो कह नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला स्कूल के बाद क्या करते हो, उसने बोला लोग हैं। सो मैंने पूछा अच्छा आप पश्तो में बताओ आप क्या करते हो स्कूल के बाद, तो उसने पश्तो में बताया हम स्कूल के बाद हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, और इसका जैसा एक्सप्रेशन खुला था, ऐसी एक्सप्रेशन और जो उसकी वोकैबुलरी थी वो सिर्फ पश्तो में कह सकता है। और इसी तरीके से हम सिर्फ अगर बच्चों को अलाउ करेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने का, सोचने का, इसी तरीके से हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग हम चाहते हैं, जो हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, जो हम सारी जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, जिस तरीके से ये दुनिया चल रहा है, उनकी सोच सिर्फ अपनी ज़बान में चल सकती है। नादिया, एक बात बताइए, अब हम ये इन मौज़ूआत पर तो बात कर ही रहे ना, एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, आप क्या समझती हैं मुल्क के जो तालीमी निज़ाम है, अब इसमें किस नौयत की तब्दीलियाँ आपको लगता है नागुज़ीर हैं, बहुत ज़रूरी हैं? सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है, जो ये जो अंग्रेज़ी का जो चल रहा है, अंग्रेज़ी के किताबें, अभी हमारे इस्लामाबाद और केपी में और पंजाब में एटलीस्ट पिछले हुकूमत तक किताबें अंग्रेज़ी में थीं। यू नो कि जो पंजाब के इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स, जो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स हैं पंजाब के, उनमें 94% जो टीचर्स हैं उनको अंग्रेज़ी आती नहीं है। अब जब आपने टीचर को एक किताब दे दिया अंग्रेज़ी में और उसको अंग्रेज़ी आती नहीं है, ऑफ कोर्स बच्चों को भी नहीं आती, तो क्या होगा उस क्लासरूम में? सिर्फ रट्टा होगा, और इससे किसी का कोई समझ नहीं पाएगा मैथ, साइंस और ये सारे आइडियाज़ को। तालीम और ज़बान, लैंग्वेज और एजुकेशन मुख्तलिफ चीज़ें। इंग्लिश और एजुकेशन, इंग्लिश एक तरीका है हमारी सोच को एक्सप्रेस करने के लिए। हमने इंग्लिश को ऊपर कर दिया है अंग्रेज़ी से, तालीम से ऊपर, और इस तरीके से ना हमारा अंग्रेज़ी हासिल हो रहा है ना हमारा तालीम हासिल हो रहा है, और हम बच्चों को बिल्कुल मेंटली इंटेलेक्चुअली स्टंटेड कर रहे हैं इस कौम को। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थी, इस सिलसिले में बात कर रही थी। हमें थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ना पड़ेगा। अफसोसनाक खबर आई है इस्लामाबाद से, जहां बारिश का पानी घर के बेसमेंट में जमा हो गया और फिर इसके नतीजे में खातून और बच्चे की जान गई है। 6 अफराद पानी में डूबने से बेहोश हुए, इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से इस सिलसिले में बात कर सकें। नूरुल अमीन दानिश, हमें बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। जी किरण, इस्लामाबाद में रात 12 बजे से बारिश जारी है और काफ़ी शदीद बारिश हो रही है अभी तक। तो ये PWD का इलाका है जहाँ पर एक ग्राउंड पोर्शन था, वहाँ पर पानी भर गया, जिसके नतीजे में 6 अफराद जो है वो पानी में डूब गए, बेहोश हो गए थे। रेस्क्यू के दौरान जब वहाँ पर पहुंचे हैं तो एक बच्चे और एक खातून की लाश को निकाल लिया गया है, पानी से पिम शिफ्ट कर दिया गया है, और बाकी जो लोग थे उनको उधर इब्तदाई से भी इमदाद दी गई है, रेस्क्यू किया गया है।
इस्लामाबाद में तकरीबन 8 घंटों से जो है वो बारिश जारी है और जिसके नतीजे में ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें एक मासूम बच्चा और एक खातून जाँ भाग हुई है। बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। नया दिन में वक्त खत्म हो चुका है, मुलाकात होगी कल दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।